गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने एक्सेप्टिंग इनविटेशन इनफॉर्मल में पढ़ा था। आज हम लोग रिजेक्टिंग पढ़ेंगे कि कैसे आप किसी को मना करते हो कि भाई मैं नहीं आ पाऊंगा। क्योंकि इनफॉर्मल में कि रिजेक्टिंग भी क्यों होता है? क्योंकि व्यक्ति ने आपको बड़े विशेष तौर से आपको याद किया है। अब इसका भी फॉर्मूला सेम बिल्कुल है, ठीक है। अब इसको यहाँ से लिखना है। सबसे पहले आपका क्या आएगा बताइए आप लोग? सबसे पहले आएगा आपका एड्रेस, उसके बाद में आएगा सिटी और उसके बाद में आएगा डेट, फिर आ जाएगा डियर और आ जाएगा नाम, ठीक है। अब सबसे पहले आई वी एम आर वेरी glad to receive the invitation of, वापस वही कार्यक्रम का नाम, ठीक है। अब हमने पिछले वाले में क्या किया था? हमने यहीं से आगे से लिखा था आई विल डेफिनेटली अटेंड द फंक्शन, मैं निश्चित रूप से फंक्शन अटेंड करूंगा। अब यहां पे आपको क्या लिखना है? अब आप मना कर रहे हैं ना, क्योंकि ये आपका कौन सा है? रिजेक्टिंग। आप मना कर रहे हो, तब आप क्या लिखोगे? यहां से आई वुड हैव loved to join the function, but I have some unavoidable work on the same day, so I won't be able to come. Please accept my apologies and best wishes. फिर थैंक यू, yours truly। चलो मैं एक बार वापस हटके मैं एक बार, ताकि आपके उसको अच्छे से पढ़ पाऊँ और आप भी देख पाएँ। सबसे पहले रिजेक्टिंग टॉप पे है, आप देखें एड्रेस। इस बार मैंने 2 लाइन्स रखी है ताकि हम उसको एज इट इज़ जैसे 2 लाइन्स का हम काम करते हैं उसको कर पाएंगे। देन सिटी और उसके बाद में डेट। उसके बाद देखिए डियर, डियर के बाद क्या गया है? नाम। फिर वही पहली लाइन को दोनों में कॉमन रहेगी, आई एम वेरी ग्लैड टू रिसीव द इनविटेशन ऑफ, कार्यक्रम का नाम लिख देना है। फिर कहते हैं आगे क्या कहना है? आई वुड हैव लव्ड टू जॉइन द फंक्शन, है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता अगर मैं फंक्शन में ज्वाइन हो पाता। आई वुड हैव, WOULD, आई वुड हैव लव्ड, LOVED, लव्ड टू जॉइन द फंक्शन, बट, लेकिन अब यहां से आप बता रहे हो कि आप क्यों नहीं आ सकते। आई हैव सम अनएवॉइडेबल, UNAVIODABLE, अनएवॉइडेबल, जिसको मैं टाल नहीं सकता। सम अनएवॉइडेबल वर्क ऑन द सेम डे, ठीक उसी दिन कुछ मेरे पास काम है, उसी दिन का।
सो आई वोंट बी एबल टू कम, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। प्लीज़ एक्सेप्ट माई एपोलॉजीज, APOLOGIES, अगेन वापस बोल रहा हूँ मैं, APOLOGIES, एपोलॉजीज एंड बेस्ट विशेज़, और मेरी शुभकामनाएं भी आप ले सकते हो। पिछले लेटर में आपने लिखा था, फिर कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू ऑल द फैमिली मेम्बर्स, आप ये लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है उसका। फिर थैंक यू, और फिर आ जाता है आपको योर्स ट्रूली। अब इसको मैं एक रियल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। अब इसमें हम बता देंगे सिस्टर्स मैरिज का। किसका बनाएंगे? सिस्टर्स मैरिज। अब सपोज सिस्टर्स मैरिज हम बताएंगे तो कैसे बताएंगे हम लोग, ये हमको देखना होगा। सिस्टर्स मैरिज हम किस तरीके से देखते हैं, यहां से हम चलते हैं, एड्रेस 24A ब्लॉक RK कॉलोनी, उदयपुर, राजस्थान। ठीक, ये हो गया आपका एक। फिर आप लिखेंगे डेट 20 अगस्त 2020। डियर, नाम लिख दीजिए आप, डियर राहुल, आई एम very glad to receive the invitation of your sister's marriage। आपकी बहन की शादी है, ठीक है, तुम्हारी बहन की शादी है तो आप लिख सकते हो, आई एम वेरी ग्लैड टू रिसीव द इन्विटेशन ऑफ योर सिस्टर्स मैरिज, आई वुड हैव लव्ड टू जॉइन द फंक्शन। कार्यक्रम में उपस्थित होते मुझे बड़ा आनंद होता, बट आई हैव सम अनएवॉइडेबल वर्क ऑन द सेम डे। उसी दिन मुझे कुछ ऐसा काम है जिसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता। सो आई वॉन्ट बी एबल टू कम, मैं नहीं आ पाऊंगा। प्लीज़ एक्सेप्ट माई एपोलॉजीज एंड बेस्ट विशेज, थैंक यू, योर्स ट्रूली। एक बार वापस मैं पूरा रीडिंग करूंगा मैं, आप देख पाएंगे उसको मैं रीडिंग के साथ में। तो हम देख लेते हैं इसको पूरा कैसे मैं रीडिंग कर रहा हूँ मैं। 24A ब्लॉक RK कॉलोनी, उदयपुर। फिर 20th August 2020, डियर राहुल, आई एम वेरी ग्लैड टू रिसीव द इन्विटेशन ऑफ योर सिस्टर्स मैरिज, आई वुड हैव loved to join the function, but I have some unavoidable work on the same day, so I won't be able to come. Please accept my apologies and best wishes. Thank you, yours truly, और आपका नाम। इस फॉर्मेट को, तीनों फॉर्मेट को इनफॉर्मल में इनवाइटिंग, एक्सेप्टिंग एंड रिजेक्टिंग का आप अभ्यास करें। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स का आएगा और डेफिनेटली आएगा ये। ओके, तो इसको घर पे अभ्यास करें और अगले क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टिल देन, गुड बाय। गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 12 की केमिस्ट्री के हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स के लेक्चर सीरीज़ में आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लोरोफॉर्म का अध्ययन करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने पिछले लेक्चर्स में बताई थी, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शन विथ एसीटोन, हाइड्रोलाइसिस, नाइट्रीकरण, क्लोरीनीकरण, ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। अब है 7th, उसके बाद 7th रिएक्शन तक हमने पढ़ चुके थे। कुल टोटल 10 है इसकी केमिकल, 10 केमिकल रिएक्शन है, उसमें से हमने 7 पढ़ चुके हैं। हम रिएक्शन विथ सिल्वर पाउडर तक हम डिस्कस कर चुके हैं। सिल्वर पाउडर से रिएक्शन करके एसिटिलीन बनता है। आज हम रिएक्शन डिस्कस करेंगे हाफमैन कार्विल अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण। क्लोरोफॉर्म
प्राथमिक एमीन भले एरोमेटिक हो भले एलिफेटिक हो, उनसे अभिक्रिया करके एक अरुचिकर ऑफेंसिव स्मेल, अरुचिकर स्मेल वाला, अरुचिकर गंध वाला, ऑफेंसिव स्मेल वाला एक कंपाउंड आइसोसाइनाइड फॉर्म करता है। इस रिएक्शन को हम कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। इस जो अभिक्रिया का उपयोग हम प्राथमिक एमीन और क्लोरोफॉर्म के परीक्षण में भी करते हैं, यानी लैब में इसका टेस्ट करते हैं। अगर हमको पता करना है कि कोई प्राथमिक एमीन है या द्वितीयक एमीन है या तृतीयक एमीन दे रखी हो, प्राथमिक एमीन दे रखी है, तो आपको अगर कंफर्म करना है कि कौन सी एमीन है, ये प्राइमरी कौन सी है और सेकेंडरी या टर्सरी कौन सी है, यानी द्वितीयक और तृतीयक एमीन कौन सी हैं, तो हम हाफ-1 कार्बिल एमीन या आइसोसाइनाइड परीक्षण कर सकते हैं। तो क्लोरोफॉर्म एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में प्राइमरी एमीन के साथ एक अरुचिकर ऑफेंसिव स्मेल वाला, इसकी गंध असहनीय होती है जिसको हम सहन नहीं कर सकते हैं, ऐसे गंध वाला आइसोसाइनाइड कंपाउंड बनाता है। इस रिएक्शन को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। तो हमारा ये कार्बिल एमीन अभिक्रिया आज हम डिस्कस करेंगे कार्बिल एमीन या आइसोसाइनाइड परीक्षण। तो क्लोरोफॉर्म, अभी हम क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, तो क्लोरोफॉर्म लेना है। प्राइमरी एमीन RNH2, एलिफेटिक भी ले सकते हैं या हम एरोमेटिक भी ले सकते हैं, लेकिन लेंगे कौन सी? प्राइमरी एमीन, ठीक है ना। अब इसके ऊपर R के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा हम मेथिल ले रहे हैं एमीन या एथिल एमीन। फॉर एग्जाम्पल R से मैंने RNH2 लिया और क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कराई एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। ध्यान रखना, एक्वस की प्रेजेंस में क्या होता है? प्रतिस्थापन होता है, जो हमने पहले पढ़ा है जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस। एक्वस KOH की प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म KOH के साथ रिएक्शन देके फॉर्मिक एसिड फॉर्म करता है, लेकिन क्लोरोफॉर्म प्राइमरी एमीन और एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में क्या बनाता है? RNC, इसका R, इसका N और इसका C, एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। और को प्रोडक्ट क्या बनते हैं? ये KCl है तो KCl और H2, ठीक है। अगर मैंने इसकी जगह R की जगह क्या ले लिया? मेथिल एमीन ले लिया। इसकी रिएक्शन किससे कराई? एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में कराई, तो क्या बनेगा? मेथिल आइसोसाइनाइड। R की जगह क्या आ जाएगा? मेथिल आ जाएगा, प्लस KCl और H2। ये 3KCl और 3H2 रिएक्शन बैलेंस नहीं करी है, ये बनता है प्रोडक्ट। अगर मैंने एलिफेटिक की जगह क्या ले ली? एरोमेटिक यानी एनिलीन, तो एग्जाम में पूछ सकते हैं क्लोरोफॉर्म एनिलीन से रिएक्शन करके, क्लोरोफॉर्म एनिलीन, इसको बोलते हैं एरोमेटिक एमीन में कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्राइमरी एमीन है तो ये एनिलीन है, बेंजेन एमीन, और हम इसको एनिलीन वर्ड ही यूज़ करते हैं, एनिलीन। तो क्लोरोफॉर्म एनिलीन के साथ एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में क्या बनाएगा? फेनिल आइसोसाइनाइड। ये R की जगह क्या हो गया? फेनिल, N और ये C, यानी C6H5NC प्लस KCl प्लस H2। तो बिल्कुल आपके क्लियर हो गया होगा कि क्लोरोफॉर्म एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में प्राइमरी एमीन
एलिफेटिक या एरोमेटिक कोई भी एमीन है उसके साथ रिएक्शन करके एक ऑफेंसिव स्मेल यानी कि अरुचिकर, जिसकी गंध हमको सहन नहीं होती है, अरुचिकर या असहनीय गंध वाला आइसोसाइनाइड बनाता है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कार्बिल हाफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण। इस अभिक्रिया का उपयोग आइसोसाइनाइड टेस्ट के रूप में क्लोरोफॉर्म या प्राथमिक एमीन के लिए इसका किया जाता है। इस अभिक्रिया की आपके जो चैप्टर में है या आपके लेसन में क्रिया विधि भी है, मैकेनिज्म भी है। अभी मैंने आपको बताई ये रिएक्शन ऐसे होती है, लेकिन ये रिएक्शन वास्तव में कितने स्टेप में होती हैं इसका मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे। ये देखिए, ये रिएक्शन है कि क्लोरोफॉर्म प्राइमरी एमीन के साथ, आर कुछ भी हो सकता है, एल्किल, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, एल्कोहलिक KOH के साथ एल्किल आइसोसाइनाइड KCl और H2O फॉर्म करता है। अब ये मैकेनिज्म रिएक्शन कैसे होती है, यानी कि क्रिया विधि, रिएक्शन कैसे होती है। सबसे पहले जो एल्कोहलिक KOH है, ये KOH किस में टूटता है? K+ और OH- में, ठीक है ना, क्योंकि KOH किस में टूट जाता है? K+ और OH- में। ये OH फिर क्लोरोफॉर्म पे अटैक करता है, यानी फर्स्ट स्टेप ये, सेकंड स्टेप क्लोरोफॉर्म पर ये OH क्या हो गया? नाभिक्स नहीं, यानी न्यूक्लियोफाइल हो गया। ये इस पे अटैक करके इसका H निकल जाएगा और H2O, और इसका माइनस इस पे आ जाएगा, ट्राइक्लोरो कार्बिल एनायन। तो ट्राइक्लोरो कार्ब एनायन फॉर्म करता है, यानी कि CCl3-। ये वाला माइनस कहाँ आ गया? यहाँ पे आ गया, और क्या बन जाता है? H2। ये सेकंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप, यानी डायरेक्ट रिएक्शन ऐसे नहीं होती, स्टेप बाय स्टेप होती है। फिर ट्राइक्लोरो जो कार्ब एनायन है, एनायन मतलब माइनस, जिस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उनके पास ज़्यादा है। ये थर्ड स्टेप जो कार्ब क्लोरो या ट्राइक्लोरो, ट्राई यानी 3 क्लोरो हैं इसलिए ट्राइक्लोरो, कार्बन और एनायन है तो कार्ब एनायन। कार्बन पर क्या है? माइनस है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? कार्ब एनायन। ट्राइक्लोरो कार्ब एनायन में से एक Cl रिमूव हो जाता है और डाइक्लोरो कार्बिन बनाता है। एक Cl क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है, और क्या बनता है? डाइक्लोरो कार्बिन। यह है मुक्त मूल। अब डाइक्लोरो कार्बिन प्राइमरी एमीन पर अटैक करके आइसोसाइनाइड फॉर्म करता है। अब देखिए आप, RNH2, ये में नाइट्रोजन के पास क्या होता है? एक लोन पेयर, और क्या बन जाता है? ये इससे रिएक्शन करके डाइक्लोरो कार्बिन, और एक प्रोडक्ट बनाता है जो हाइड्रोलाइसिस पे क्या देता है? आइसोसाइनाइड। इस पे प्लस आ जाता है और ये जुड़ जाता है, इस पे माइनस Cl और ये Cl, एक मध्यवर्ती उत्पाद बनता है। इसका फिर करते हैं हम हाइड्रोलाइसिस। KOH की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस होता है, 2 KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो ये KCl और H2O, 2H2O निकल जाएगा, और क्या बचा? RNC। ये बॉन्ड इधर और ये बॉन्ड इधर, RNC एल्किल आइसोसाइनाइड। ये Cl, उसके 2 K हैं, तो एक K के साथ ये Cl और एक K के साथ ये Cl, यानी 2 KCl + 2H2। तो ये पूरी मैकेनिज्म है, क्रिया विधि है हाफमैन कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ये नेम रिएक्शन से भी आ सकती हैं, आइसोसाइनाइड परीक्षण के नाम से भी आ सकती हैं, और क्लोरोफॉर्म की प्राइमरी एमीन या एनिलियंसी रिएक्शन से भी आ सकती हैं। तो ये आपके पूरी मैकेनिज्म है। एक बार मैं और रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले KOH टूटेगा, K+ और OH- बनाएगा,
फिर क्लोरोफॉर्म OH से रिएक्शन करके ट्राईक्लोरोकार्ब एनाइन बनाएगा। ट्राईक्लोरोकार्ब एनाइन में से एक Cl रिमूव हो जाएगा और डाईक्लोरोकार्बिन बनेगा। डाईक्लोरोकार्बिन किससे रिएक्शन करेगा? प्राइमरी एमीन से रिएक्शन। अब R की जगह एरोमेटिक होगा तो C6H5 आ जाएगा और एलिफेटिक होगा तो कोई भी एल्किल ग्रुप आ जाएगा। और एक क्या बनता है? मध्यवर्ती उत्पाद, और उसका जल अपघटन करने पर आइसोसाइनाइड फॉर्म होता है। तो ये आपके रिएक्शन विथ प्राइमरी एमीन, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। अब नेक्स्ट है राइमर-टीमन रिएक्शन। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज में आपके हैं राइमर-टीमन। राइमर-टीमन रिएक्शन। राइमर-टीमन रिएक्शन क्लोरोफॉर्म KOH की प्रेजेंस में क्या बनाता है? फिनोल से रिएक्शन करके सैलिसैल्डिहाइड बनाता है। ये रिएक्शन कहलाती हैं। ये हम जब फिनोल पढ़ेंगे तब भी वापस ये रिएक्शन रिपीट होगी। ये नेम रिएक्शन है। फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी आ सकता है और क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी आ सकता है। तो क्लोरोफॉर्म फिनोल से रिएक्शन करके KOH की प्रेजेंस में, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करके क्या बनाता है? सैलिसैल्डिहाइड। ये ऑर्थो पोजीशन में इसका क्या हो जाता है? फॉर्मिलीकरण। इसलिए इस रिएक्शन को राइमर-टीमन फॉर्मिलीकरण भी बोलते हैं। फिनोल का क्या हो जाता है? फॉर्मिलीकरण हो जाता है। फिनोल पर फॉर्मिल ग्रुप आकर जुड़ जाता है तो इसको जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसको बोलते हैं सैलिसैल्डिहाइड, और इस रिएक्शन को बोलते हैं फॉर्मिलीकरण। और किसने दी? साइंटिस्ट राइमर-टीमन ने, इसलिए इसको बोलते हैं राइमर-टीमन फॉर्मिलीकरण या फॉर्मिलीकरण। तो ये फिनोल क्लोरोफॉर्म के साथ एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में सैलिसैल्डिहाइड फॉर्म करता है और को प्रोडक्ट आपके KCl और वही H2O बन जाएगी। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेम रिएक्शन से भी आ सकती है और फिनोल वाले चैप्टर से भी आ सकती है। क्लोरोफॉर्म से सैलिसैल्डिहाइड कैसे फॉर्म करोगे, या फिनोल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से दीजिए, तो कैसे भी करके आपकी रिएक्शन आ सकती है। लास्ट रिएक्शन है जो आपके क्लोरोफॉर्म की एल्कीन से रिएक्शन। क्लोरोफॉर्म की हम एल्कीन से रिएक्शन करते हैं तो प्रति मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग रिएक्शन होती है। लास्ट रिएक्शन है आपके ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। क्लोरोफॉर्म कोई भी एल्कीन ले लीजिए आप, जैसे मैंने ये 1 ब्यूटेन ली, इसकी रिएक्शन करेंगे तो प्रति मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग होगी। ये डबल बॉन्ड टूटेगा, इसमें से जो बॉन्ड टूटेगा उसमें से H पे प्लस आएगा और CCl3 पे क्या आएगा? माइनस। और प्रति मार्कोनिकॉफ के हिसाब से यहाँ जुड़ेगा क्या? Cl3 और यहाँ जुड़ेगा H, यानी इसका क्या हो जाएगा? ये देखिए आप, ये CCl3 CH2 और ये CCl3। ये क्लोरोफॉर्म की एल्कीन से रिएक्शन करने पर प्रति मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग एडिशन होता है, यानी माइनस वाला पार्ट उस कार्बन पर जाकर जुड़ता है डबल बॉन्ड वाले जिस पर हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं। तो ये हमारे सारे रासायनिक गुण या केमिकल प्रॉपर्टीज थी क्लोरोफॉर्म की। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसके यूजेज और आयोडोफॉर्म। थैंक यू बच्चों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ, यानी कूलम्ब का नियम, ठीक है, जिसको हमने लास्ट फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी कि फोर्स इन मीडियम क्या होता है और फोर्स इन एयर कितना होता है। वो लास्ट वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली थी, यानी यहाँ तक जो भी लिखा हुआ है यहाँ तक हमारे हो गया था। आज हम इससे आगे कंटिन्यूस करेंगे, तो एक बार उसका वापस रिवाइज कर देते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स ने ये लॉ प्रतिपादित किया था,
ठीक है। और ये जो लो है कूलम्ब्स लो, वो किसके लिए वैलिड है? ओनली पॉइंट चार्जेस के लिए, ओनली फॉर किसके लिए? पॉइंट चार्जेस के लिए। क्योंकि अगर चार्ज अगर पूरा एक सिस्टम होगा तो उसमें फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी? अलग अलग आएगी। इसलिए सिर्फ वो किसके लिए हम करते हैं? पॉइंट चार्जेस के लिए ही कूलम्ब्स लो आपके क्या है? वैलिड है। ठीक है, तो कूलम्ब्स ने ये जो लो बनाया कूलम्ब्स लो, इसका बेस क्या बनाया था? तो हमने देखा था लास्ट क्लास में कि उसने जो बेस बनाया था वो था न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल का जो लो था, उसी को उसने क्या बनाया था? बेस बनाया था। और बेस क्यों बनाया था? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल का जो कोज था वो कोज क्या था? मास। और यहां पर जो फोर्स है इसका कोज क्या है? चार्ज। क्या है? चार्ज। तो मास और चार्ज दोनों किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो दोनों किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो दोनों मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स है। दोनों किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है? मैटर की कैरेक्टरिस्टिक है। तो जो मास के लिए वैलिड होगा वो किसके लिए वैलिड होगा? चार्ज के लिए भी वही होगा। तो मास को ध्यान में रखते हुए दो मास के बीच में जो फोर्स निकाला न्यूटन ने, वो फोर्स कितना था? तो F इज इक्वल टू जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 ओपन r स्क्वायर। यानी ये जो फोर्स था वो क्या था कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इसका मतलब ये होता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्या करता है? फॉलो करता है। और प्रोडक्ट लॉ को भी क्या करता है? फॉलो करता है। और प्रोडक्ट लॉ और इनवर्स स्क्वायर लॉ दोनों को कंबाइन करके क्या बना दिया? फोर्स। कि दो मास के बीच अगर दो मास है, एक m है और एक m1 है और दूसरा क्या है? m2 है, तो उनके बीच जो फोर्स होगा वो कितना होगा? F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओपन r स्क्वायर। और इसी को बेस बना के क्या किया? कूलम्ब्स ने एक लॉ बनाया। और वो लॉ कौन सा है? जिसको हम जानते हैं कूलम्ब्स लॉ के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर जो ये g की वैल्यू जिसको हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, कितनी होती है? 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। ये जो वैल्यू है ये यूनिवर्सल, अब इस g को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो क्या है? कांस्टेंट है। यानी इन दोनों मास के बीच में अगर डिस्टेंस या फिर हम डिस्टेंस नहीं, मीडियम अगर हम चेंज करते हैं तो फोर्स में किसी भी तरह का चेंजेस नहीं होता। यानी मीडियम किसी भी तरह का इस फोर्स को कम या ज्यादा नहीं करता। इसीलिए इस वैल्यू, ये जो जी की जो वैल्यू है वो कैसी है? कांस्टेंट है। पर यहाँ पर कूलम्ब्स में हमने देखा कि जो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है और वो फोर्स कितना है? तो वो फोर्स है F इज इक्वल टू C Q1 Q2 ओपन R स्क्वायर। यानी ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। यानी जो आवेश है, आवेश के क्या है? गुणनफल के समानुपाती है। और आवेश के बीच में जो डिस्टेंस है उनके क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? उन दोनों के बीच डिस्टेंस के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये जो फोर्स है, इस फोर्स को हमने कैलकुलेट किया और वो फोर्स कितना आया था हमारे? F इज इक्वल टू C Q1 Q2 ओपन R स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो C है वो C क्या है? कूलम्ब्स कांस्टेंट है। क्या है? कूलम्ब्स कांस्टेंट है, जिसको नियतांक बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये जो कूलम्ब्स कांस्टेंट है वो किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे डिपेंड करता है। तो कैसे मीडियम पे डिपेंड करता है? इसको हमने लास्ट क्लास में देखा था कि ये मीडियम पे डिपेंड कैसे करता है। तो दोनों चार्ज है, जैसे कि ये एक चार्ज है Q1 है और एक Q2 है, इन दोनों के बीच में एक मीडियम हमने रख दिया। अभी हमने मान लिया कि इन दोनों के बीच में एक मीडियम रखा और उस मीडियम का नाम कितना है? m1। कितना है? m1। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में हमने एक मीडियम रख दिया m1। हमने सपोज किया कि ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ खींच रहा है। हमने क्या सपोज किया कि ये वाला जो Q1 है वो Q2 को अपनी तरफ खींच रहा है। तो Q1 अगर Q2 को अपनी तरफ खींचेगा तो कैसे खींचेगा? तो उसने क्या किया? स्ट्रिंग को भेजा। यहां से कितनी स्ट्रिंग भेजी? 100 स्ट्रिंग भेजी। हमने मान लिया, स्ट्रिंग का मतलब वो क्या होता है? रस्सी या धागा से आप ले सकते हो। ठीक है, तो इसने हमने माना कि 100 स्ट्रिंग भेजी कि जाके Q2 को पकड़ के लाओ। तो जैसे ही ये यहां से 100 स्ट्रिंग गई, बीच में मीडियम कौन सा प्रेजेंट है? तो बीच में मीडियम प्रेजेंट है m1 मीडियम प्रेजेंट है। तो इस m1 मीडियम ने क्या किया कि जो यहां से 100 स्ट्रिंग जा रही है, उन 100 स्ट्रिंग में से क्या किया? 60 को उसने क्या कर दिया? एब्जॉर्ब कर लिया और 40 को जाने दिया। क्या किया? 60 को एब्जॉर्ब कर लिया और 40 को जाने दिया। हमने क्या किया फिर दूसरी बार कि इन दोनों के बीच का मीडियम चेंज करके हम दोनों ने इन दोनों के बीच का जो मीडियम है वो कौन सा रखा? दूसरा कोई मीडियम रखा। और वो मीडियम कौन सा है? m2 मीडियम रखा। ठीक है, तो जैसे हमने m2 मीडियम रखा, इसने कितना फोर्स भेजा? तो इसने 100 स्ट्रिंग भेजी। 100 स्ट्रिंग भेजी तो इस m2 ने क्या कर लिया? 90 को एब्जॉर्ब कर लिया। इसने कितनी को एब्जॉर्ब किया था? 60 को एब्जॉर्ब कर लिया। और पास किसको किया था? 40 को पास किया था। इसने क्या किया? 90 को एब्जॉर्ब कर लिया और जो बची कितनी? तो इसने 10 को जाने दिया।
ठीक है। तो हमने देखा कि जब इन दोनों मीडियम को हमने आपस में कंपेयर किया तो इस मीडियम ने जब अगर 100 स्ट्रिंग जाती और 100 स्ट्रिंग जाके अगर फोर्स लगाती तो फोर्स कैसा होता, ज्यादा होता। पर इस मीडियम ने क्या किया, 60 स्ट्रिंग को क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। जैसे 60 को एब्जॉर्ब कर दिया, स्ट्रिंग इसके पास कितनी गई, 40 ही गई। तो यहां पर जो फोर्स लगेगा वो सिर्फ 40 स्ट्रिंग का ही फोर्स लगेगा। ठीक है, तो यहां पर जो फोर्स लगा वो क्या किया, 40 स्ट्रिंग का ही फोर्स लगा। यानी हमने देखा कि अगर दोनों चार्जेस के बीच में अगर मीडियम है तो मीडियम क्या करता है, फोर्स को अफेक्ट करता है, यानी फोर्स को रिड्यूस करता है, कम करता है, फोर्स को क्या करता है, डिक्रीज करता है। फिर हमने देखा कि हमने दूसरा मीडियम रखा, कोई भी मीडियम हो सकता है, चाहे वो एयर मीडियम हो सकता है, ग्लास मीडियम हो सकता है, या कोई दूसरा बीच में मेटल रख दिया, कोई भी मीडियम हो सकता है। तो M2 जैसे मीडियम रखा, उसने क्या कर दिया, 90 स्ट्रिंग को एब्जॉर्ब कर लिया। जो 100 रस्सियां भेजी इसको पकड़ने के लिए, उसमें से 90 को उसने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। ओनली फॉर पास किसको किया, 10 को ही उन्होंने क्या किया, पास किया। तो हमने देखा कि ये फोर्स तो और कम हो गया, क्योंकि अगर 100 स्ट्रिंग भेजी है और उसमें से 90 इस मीडियम ने एब्जॉर्ब कर ली और कितनी की 10, तो 10 स्ट्रिंग फोर्स लगाएगी और एक 100 स्ट्रिंग फोर्स लगाएगी, तो उसमें कुछ न कुछ कंपैरिजन तो होगा ही से। और वो डिफरेंस कितना है, तो वो डिफरेंस कितना है, 90 का डिफरेंस हो गया। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया, 90 का डिफरेंस हो गया। यानी फोर्स कितना हो गया, बहुत ज्यादा कम हो गया। यानी हमने देखा कि ये जो कूलम्ब्स कांस्टेंट है C, वो किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। और मीडियम की ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो मीडियम की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है कि मीडियम कोल्ड हो सकता है, मीडियम हॉट हो सकता है, मीडियम डेंस हो सकता है, मीडियम रेयर हो सकता है। तो हमने क्या किया, जैसे कि दोनों चार्जेस को हमने फ्री स्पेस में रखा, दोनों चार्जेस को फ्री स्पेस में रखा और हमने कैलकुलेट कर दिया इन दोनों के बीच में फोर्स कितना है। ठीक है, हमने कैलकुलेट कर दिया, इन दोनों के बीच में फोर्स आ गया F1। उन दोनों चार्जेस को हम कहां पर लेके, वाटर में डीप किया। जैसे हम दोनों पॉइंट चार्जेस को वाटर के अंदर डीप किया, हमने देखा कि उन दोनों के बीच का जो फोर्स था वो क्या हो गया, कम हो गया। कितना हो गया, F2। यानी जब भी दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम प्रेजेंट होगा वो हमेशा क्या करेगा, फोर्स को डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो फोर्स कितना हो गया, F2 हो गया। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि यहां पर F2 फोर्स है। अब जिस एयर में हमने दो चार्जेस को डीप किया था, उस एयर को जिस वाटर में हमने चार्जेस को डीप किया था, उस वाटर को हमने गर्म कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, गर्म कर दिया, यानी हॉट हो गया। यानी ये जो मीडियम है वो क्या हो गया, हॉट हो गया। और हॉट होने के बाद दोनों चार्जेस को हमने जैसे अंदर रखा, हमने देखा फोर्स में किसी भी तरह का चेंजेस नहीं हुआ। फोर्स F2 तो F2 ही रहा। ठीक है, हमने क्या कर दिया, वाटर को ठंडा कर दिया, बहुत ज्यादा ठंडा कर दिया। ठीक है, तो फिर भी हमने देखा कि फोर्स कैसा है, F2 है। यानी मीडियम के ठंडा होने से या गर्म होने से, डेंस होने से, रेयर होने से फोर्स पे किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं आता। तो मीडियम चेंज होने से जो फोर्स पे इफेक्ट आता है, जो मीडियम की वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो फोर्स को रिड्यूस करती है, उस कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने क्या बोला, परमिटिविटी। उस कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने क्या बोला, परमिटिविटी। कि परमिटिविटी ही हमेशा क्या करती है, फोर्स को रिड्यूस करती है, फोर्स को क्या करती है, कम करती है। तो जैसे हमने यहां पर देखा कि C की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी थी, तो C की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू हमने फाइंड आउट की। कैसे की, जैसे कि ये कोई चार्ज है, इस चार्ज के चारों ओर का जो सॉलिड एंगल होता है वो कितना होता है, 4 पाई होता है, जो कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, ये सारी चीजें हमने की थी। तो इसके चारों ओर का जो सॉलिड एंगल होता है वो कितना होता है, 4 पाई होता है। तो जैसे हमने देखा कि अगर बीच में कोई मीडियम नहीं है, बीच में कोई मीडियम नहीं है, तो जैसे इसके चारों ओर का जो सॉलिड एंगल है वो कितना है, 4 पाई। तो हमने देखा कि ये कोई चार्ज, पॉइंट चार्ज, वो यहां से भी रस्सी निकालता है, स्ट्रिंग निकालता है, यहां से भी, यहां से भी, यहां से, तो टोटल कितनी स्ट्रिंग निकालता है। तो इसके चारों ओर का जो एरिया है वो कितना है, 4 पाई। यानी मीडियम इसको जो घेर रहा है वो कितने मीडियम में, कितने एंगल से घेर रहा है, 4 पाई एंगल से घेर रहा है। ठीक है, तो इसकी स्ट्रिंग कितनी निकल रही है, तो हमने देखा कि इसकी स्ट्रिंग कितनी निकल रही है। अगर इसके चारों ओर का एंगल कितना है, 4 पाई, तो स्ट्रिंग कितनी निकल रही है, 4 पाई। तो हमने देखा कि 4 पाई स्ट्रिंग मिलकर कितना फोर्स लगा रही है, तो F फोर्स लगा रही है। तो 1 स्ट्रिंग, अगर 4 पाई स्ट्रिंग मिलकर कितना फोर्स लगा रही है, F फोर्स लगा रही है, तो 1 स्ट्रिंग कितना फोर्स लगाएगी, तो 1 स्ट्रिंग फोर्स लगाएगी F/4 पाई। कितना हो गया, F/4 पाई। तो इसीलिए यहां पर ये जो C की वैल्यू है क्या आएगी, 1/4 पाई। क्यों 1/4 पाई आई, क्योंकि हमने देखा कि ये जो पॉइंट है, चार्ज है Q1 और ये दूसरा चार्ज है Q2, ये दोनों के बीच में ये एक ही स्ट्रिंग काम कर रही है। ये कितनी स्ट्रिंग निकल रही है, 4 पाई स्ट्रिंग कर रही है। पर इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगा रही है, जो स्ट्रिंग लगा रही है, वो कौन सी लगा रही है, सिर्फ ये एक स्ट्रिंग ही लगा रही है। तो टोटल कितनी होगी, 4 पाई। तो 4 पाई जो स्ट्रिंग का इफेक्ट है वो कितना है, फोर्स F है।
तो एक स्ट्रिंग का जो इफेक्ट होगा वो कितना होगा 1/4 या 1 क्या बोलेंगे हम 4 यानी फोर्स क्या हो गया 1/4 कम हो गया। तो जैसे ही मीडियम ने क्या किया 1/4 फोर्स को क्या कर दिया कम कर दिया, तो हमने क्या कर दिया 1/4 लिख दिया। दूसरा हमने देखा कि अगर परमिटिविटी अगर किसी मीडियम की ज्यादा है तो फोर्स क्या हो रहा है कम हो रहा है, यानी परमिटिविटी अगर लेस है तो फोर्स विल बी मोर, और परमिटिविटी क्या हो जाएगी अगर लेस हो जाएगी तो फोर्स क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, और अगर परमिटिविटी अगर क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी तो फोर्स क्या हो जाएगा कम। तो यानी इन दोनों के फोर्स और परमिटिविटी का जो रिलेशन है वो रिलेशन कैसा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। कैसा है इनवर्सली, अगर परमिटिविटी ज्यादा होगी जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं विद्युतशीलता बोलते हैं, क्या बोलते हैं विद्युतशीलता, अगर विद्युतशीलता क्या होगी ज्यादा होगी तो फोर्स यानी बल क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, और अगर विद्युतशीलता क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो फोर्स क्या होगा ज्यादा होगा। तो परमिटिविटी क्या है, तो परमिटिविटी क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मीडियम बिटवीन टू चार्जेस, यानी दोनों चार्जेस के बीच में जो मीडियम है उस मीडियम की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है परमिटिविटी, जो क्या करती है इफेक्ट ऑफ फोर्स बिटवीन देम, यानी जो फोर्स को क्या करती है रिड्यूस करने का काम करती है, उसको हम क्या बोलते हैं परमिटिविटी बोलते हैं। तो सी की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की वो कितनी है 1/4 एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन क्या है इसका जो प्रोनाउंस है वो क्या होता है एप्सिलॉन होता है। एप्सिलॉन, ठीक है, क्या बोलते हैं प्रोनाउंस में इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, ठीक है। अब हमने देखा कि जब दोनों चार्जेस को हम फ्री स्पेस में ले गए, जब दोनों चार्जेस को हमने फ्री स्पेस में ले गए, फ्री स्पेस या निर्वात कह सकते हो जिसको हम जानते हैं कि वैक्यूम, जहां पर मीडियम प्रेजेंट ही नहीं होता, कोई भी मटेरियल मीडियम प्रेजेंट ही नहीं होता, एयर प्रेजेंट ही नहीं होती, जहां पर उस स्पेस को हम बोलते हैं फ्री स्पेस, ठीक है। तो जो फ्री स्पेस में दोनों चार्जेस को हम जब ले गए और दोनों के बीच में हमने फोर्स कैलकुलेट किया, और उस जो फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी हमने फाइंड आउट की, वो फ्री स्पेस की परमिटिविटी कितनी होती है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12, यानी परमिटिव सबसे कम कहां की होती है, तो फ्री स्पेस की परमिटिविटी क्या होती है सबसे कम। और फ्री स्पेस और एयर को हम एक जैसा ही मानते हैं, क्योंकि एयर की जो परमिटिविटी है और फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी है उसमें पॉइंट में जरा सा फर्क है, यानी यही परमिटिविटी हम किसकी मानते हैं एयर मीडियम की मानते हैं, और यही परमिटिविटी हम किसकी मानते हैं फ्री स्पेस की मानते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमने यहां पर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस देखा हमने कि कितनी है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12, इसकी वैल्यू हमने यहां पर पुट की परमिटिविटी की जगह। जैसे हमने इसकी वैल्यू यहां पर पुट की, इसको सोल्व करने के बाद जो हमको वैल्यू मिली वो वैल्यू कितनी मिली 9 मल्टीप्लाई 10⁻9, और यूनिट निकालेंगे तो यूनिट कैसे निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू निकालनी है हमको, यूनिट निकालनी है, क्योंकि सी की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली 9 मल्टीप्लाई 10⁻9। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम, तो कितने चार्ज है 2 चार्ज है तो कितना कूलम स्क्वायर हो गया। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है मीटर, तो यहां पर क्या हो गया मीटर स्क्वायर हो गया। इसका ट्रांसफर क्या करेंगे, इसको निकालना है, जब इसको निकालना है जिसको ट्रांसफर कर देंगे ये क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, यानी ये जो है वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसकी यूनिट आ गई। अब हमें निकालनी है कि परमिटिविटी की यूनिट कितनी होती है, परमिटिविटी की यूनिट फाइंड आउट करनी है। तो परमिटिविटी की वैल्यू कितनी है, तो परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस कितनी है एप्सिलॉन नॉट, और उसकी वैल्यू कितनी है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। तो हमने जो लास्ट क्लास में फोर्स कैलकुलेट किया था वो फोर्स कितना था, ठीक है। तो यहां पर फोर्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली थी, और फोर्स कितना आ गया था हमारे पास F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओपन R स्क्वायर, ठीक है। तो ये फोर्स कहां पर है, तो ये फोर्स कहां पर है, तो हमने जो परमिटिविटी यहां पर रखी वो किसकी रखी फ्री स्पेस की, तो ये फोर्स कहां का हो गया फ्री स्पेस में। तो फोर्स इन फ्री स्पेस, फोर्स इन फ्री स्पेस, या हम कह सकते हैं एयर, फोर्स इन एयर, या हम कह सकते हैं फोर्स इन फ्री स्पेस, वो कितना होता है, तो F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट किसकी परमिटिविटी है फ्री स्पेस की, या हम बोलेंगे एयर की, तो Q1 Q2 ओपन R स्क्वायर।
अब अगर इसी चार्ज को, इन्हीं दो चार्जेस को हमने अगर किसी मीडियम में रखा जिसकी परमिटिविटी कितनी है, तो एप्सिलॉन एम, अगर मीडियम की परमिटिविटी को किसी डिनोट करेंगे हम एप्सिलॉन एम से डिनोट करेंगे, तो किसी अगर दोनों चार्जेस को हमने किसी मीडियम में रखा तो उस मीडियम में फोर्स कितना होगा, तो फोर्स इन मीडियम कितना हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एप्सिलॉन एम मीडियम की परमिटिविटी, Q1 Q2 ओपन क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी यूनिट हम निकालना चाहते हैं, इसकी वैल्यू तो हमको पता है कितनी होती है, 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। ठीक है, अब इसकी हमको क्या निकालनी है, यूनिट निकालनी है कि इसकी यूनिट कितनी आएगी। तो जब हम इसकी यूनिट निकालेंगे तो इसकी यूनिट के लिए क्या करना पड़ेगा, सबको ट्रांसफर कर दो। ठीक है, तो जैसे ही इसकी यूनिट निकालेंगे तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, तो इसकी यूनिट हमें अगर निकालनी है तो इसको इधर ले आओ और फोर्स को इधर ले आओ, तो फोर्स इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, पर न्यूटन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट कितनी होती है वैल्यू, 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12, और इसकी निकालनी है यूनिट निकालनी है, इसको ट्रांसफर कर दो, फोर्स को इधर ले आए तो फोर्स कितना हो जाएगा यहां पर न्यूटन पर न्यूटन। ठीक है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पर मीटर स्क्वायर, और चार्ज क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ गई, इसकी यूनिट आ गई। अब अगर इसके डायमेंशन निकालना है तो इसके डायमेंशन भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो डायमेंशन के लिए हमको पता है कि अगर यूनिट हमें पता है तो यूनिट से हम क्या निकाल सकते हैं, डायमेंशन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे डायमेंशन, तो यहां पर क्या सी स्क्वायर, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि सी स्क्वायर ओपन न्यूटन क्या है, फोर्स, और ये क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट डायमेंशन निकालना है, कूलम किसकी यूनिट है, चार्ज की। तो चार्ज का जो डायमेंशन होगा, चार्ज का डायमेंशन कितना होता है, तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, तो अपन जानते हैं करंट का फॉर्मूला क्या होता है कि I = क्या होता है, Q/T। ठीक है, तो I करंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q/T होता है। तो चार्ज की वैल्यू निकालनी है तो Q = क्या हो जाएगा, I और T। ठीक है, और I की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, I का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, एम्पियर, यूनिट होती है एम्पियर। ठीक है, और टाइम का क्या होता है, T, यानी Q का जो डायमेंशन आ जाएगा चार्ज का वो कितना आ जाएगा, 8T, और यहां पर T की क्या दे रखा है, चार्ज की जो यूनिट है वो क्या दे रखी है, कूलम स्क्वायर दे रखी है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, AT का होल स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन क्या है, फोर्स, और फोर्स की जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, तो फोर्स का डायमेंशन हम जानते हैं कि m1L1T-2 क्या होता है, m1L1T-2, ये किसका डायमेंशन होता है, फोर्स का डायमेंशन होता है। ठीक है, और मीटर का डायमेंशन क्या हो जाएगा, लेंथ स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा यहां पर L स्क्वायर। ठीक है, तो L1 और L2 क्या हो जाएगा, L3 हो गया। अगर इसको सोल्व करेंगे तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहां से क्या होगा, कोई कट रहा है, जो कट रहा है उसको काट दो, अगर कोई कट नहीं रहा है तो एज इट इज, तो AT A स्क्वायर हो गया, और T यहां पर क्या है, ये T स्क्वायर है, और नीचे हम देखेंगे तो क्या T की पावर -2 है। ठीक है, और T की पावर अगर -2 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्लस का हो गया, -2 है जो ऊपर जाके क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। तो T की पावर कितनी हो जाएगी, 4 होगी। ठीक है, M1 कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो M1 एज इट इज ऊपर जाके क्या बन जाएगा, M-1 बन गया, तो ये बन गया M-1। L और L कितना हो गया, L3, ये क्या बन गया, L3। तो ये किसके डायमेंशन आ गए, तो ये डायमेंशन आ गया हमारी परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट। इसका क्या होगी डायमेंशन, ये क्या होगी उसकी यूनिट होगी, और ये क्या होगी उसका डायमेंशन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि फोर्स जब दो मीडियम, हम इन दो चार्जेस के बीच का कोई मीडियम है, जैसे कि हमने बोल दिया कि इन दोनों के बीच का जो मीडियम है वो एयर मीडियम है, तो एयर मीडियम में फोर्स कितना होता है, तो एयर मीडियम में हमने फोर्स कैलकुलेट कर लिया, कितना होता है कि F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। जैसे हम इन दोनों के बीच में मीडियम चेंज कर दिया, जैसे हमने इन दोनों के बीच में मीडियम चेंज कर दिया, फोर्स क्या हो जाएगा, हमेशा अपन जानते हैं कि सबसे लेस परमिटिविटी कितनी होती है, 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। तो दूसरा अगर कोई भी मीडियम होगा तो उसकी परमिटिविटी क्या होगी, इससे ज्यादा ही होगी। अगर परमिटिविटी
ज्यादा होगी तो फोर्स क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं ये दोनों कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर परमिटिविटी ज्यादा होगी तो फोर्स हमेशा क्या होगा, कम होगा। तो कितना फोर्स होगा उसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, क्योंकि हम अगर बोलेंगे कि 8 को अगर दो चार्जेस के बीच का फोर्स है कि 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12, तो आपको इमेजिन करने में टाइम लग जाएगा कि ये फोर्स वाकई में है कितना। तो हम क्या करेंगे कि जैसे कि मैंने बोला कि अगर दोनों चार्जेस को हम एयर मीडियम में रखते हैं, जब दोनों चार्जेस को हम कहां पर रखते हैं, एयर मीडियम में रखते हैं, तो उनके बीच का जो फोर्स है वो फोर्स कितना है, F1 फोर्स है, ठीक है। अगर मैंने बोला अगर उन्हीं दो चार्जेस को अगर आप वाटर के अंदर डीप करते हो, अगर उन्हीं दो चार्जेस को अगर आप वाटर के अंदर डीप करते हो, तो उन दोनों के जो बीच का जो फोर्स है वो 20 टाइम लेस हो जाता है। कितना हो जाता है, 20 टाइम लेस हो जाता है। तो हमको पता है कि ये 20 टाइम लेस हुआ कितना है, क्योंकि हम इसको क्वांटिफाई कर सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि इन दोनों के बीच में अगर एयर मीडियम में दो चार्जेस के बीच में इतना फोर्स है, तो हम उसको इमेजिन नहीं कर पाते, ठीक है। पर अगर मैं आपको बोलूंगा कि एयर के रेस्पेक्ट में वो फोर्स कितना है, 20 टाइम्स कम है या लेस है, तो आप पता लगा सकते हो कि अगर एयर में हमको तो फोर्स पता है कि एयर मीडियम में फोर्स कितना होता है, हम देख लेंगे उससे 20 टाइम्स क्या होगा, लेस होगा। तो हमने एक नई क्वांटिटी बनाई जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। और वो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है उसको हम अभी देखने वाले, ठीक है। तो वो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, तो हर मीडियम में जो फोर्स होता है उसका कंपैरिजन हम किसके साथ करेंगे, एयर मीडियम में फोर्स कितना है, और देखेंगे कि एयर मीडियम में जो फोर्स है उससे वो फोर्स कितना लेस है, कितने टाइम्स लेस है। तो एक नई क्वांटिटी हम डिफाइन करेंगे, ठीक है, और वो क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो रिलेटिव परमिटिविटी को हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, फोर्स इन एयर डिवाइड बाय फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन मीडियम, ठीक है। तो फोर्स इन एयर हम जानते हैं कितना होता है, और फोर्स इन मीडियम हम कैलकुलेट करना जानते हैं कितना होता है, और हम निकालेंगे क्या कि रिलेटिव परमिटिविटी कि एयर के रेस्पेक्ट में मीडियम में कितना फोर्स है, कितने टाइम्स लेस हुआ। नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को सुप्रभात। अपना लेसन एक नया स्टार्ट किया था अपन ने पिछली क्लासों में, मानव में श्वसन या रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। उसके अंतर्गत मैंने बता दिया था आपको श्वसन की परिभाषा, श्वसन की प्रोसेस या रेस्पिरेशन की प्रोसेस और रेस्पिरेशन की डेफिनेशन, प्लस अपन रेस्पिरेशन के टाइप्स पे आ गए थे, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन, ठीक है, एक्सहेलेशन और इनहेलेशन, इसके अंतर्गत बात कर रहे थे अपन। और मैंने सेलुलर रेस्पिरेशन या कोशिकीय श्वसन या आंतरिक श्वसन के बारे में बात करी थी। तो श्वसन के बारे में बताया था मैंने आपको। इसी टॉपिक को अपन आगे बढ़ा देते हैं, एक बार पुनः इस चीज को पुनरावृत्ति कर लेते हैं, पुनः रिपीट कर लेते हैं थोड़ा सा कि श्वसन के मैंने दो टाइप्स बताए थे आपको। एक तो बाह्य श्वसन, जिसे क्या बोलते हैं अपन, एक्सहेलेशन, और एक को कहा था आपने आंतरिक श्वसन। इस आंतरिक श्वसन को क्या बोलते हैं, कोशिकीय श्वसन या सेल्यूलर, ठीक है, सेल्यूलर। तो ये सारे नाम जो बताए थे, बाह्य श्वसन के अंदर क्या बताया था कि जब अपन श्वसन की प्रक्रिया कर रहे होते हैं तो बाह्य श्वसन के अंदर क्या बताया था मैंने कि कोशिकाओं द्वारा पर्यावरण से O2 को ग्रहण करना और CO2 को निकालना, है ना। O2 को ग्रहण करना और CO2 को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, बाह्य श्वसन, ठीक है। ये बात अपन ने बता दी थी कि श्वसन की प्रक्रिया में बाह्य कोशिकाओं के द्वारा या कोशिकाओं के द्वारा O2 को ग्रहण करना और CO2 को शरीर से बाहर निकालना, वो आपके बाह्य श्वसन, मतलब O2 अंदर और CO2 बाहर, ये प्रक्रिया किसके अंदर आएगी, आपके बाह्य श्वसन के अंतर्गत। और जिसमें क्या होगा, आपके एटीपी के रूप में ऊर्जा होगी। और ये क्या है, एक भौतिक प्रावस्था है ना, भौतिक प्रावस्था है। ये क्या है, एक ब्रीथिंग सिस्टम और संवातन, वेंटिलेशन वाली। इसमें दो चीजें बताई थी मैंने आपको, एक तो ब्रीथिंग और वेंटिलेशन,
ये दो चीज़ें इसके अंदर बताई थी आपको। ब्रीथिंग मतलब ये श्वास ही होता है, और वेंटिलेशन मतलब संवातन, मतलब बाहर वायु का निकलना। ठीक है, ये चीज़ अपन ने इस बाह्य श्वसन के अंदर पढ़ ली थी। आंतरिक श्वसन की बात कर रहे थे। आंतरिक श्वसन में क्या बताया था मैंने कि जो O2 अंदर ग्रहण की है, आपके फेफड़ों तक गई है, उस आंतरिक श्वसन के दौरान वो गई हुई O2 फेफड़ों के आगे रुधिर में मिलके आपके शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचेगी। वो आपका कोशिकीय आंतरिक या सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाएगा। इस सेलुलर रेस्पिरेशन को अपन ने आगे बढ़ाया था, और इसमें मैंने क्या बताया था आपको कि सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है, ठीक है, वो आपके क्या है, दो तरह का। एक तो बोलते हैं ऑक्सी श्वसन, जिसे बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और ये था अनॉक्सी एनएरोबिक। ठीक है, एरोबिक और एनएरोबिक या ऑक्सी श्वसन या अनॉक्सी श्वसन। तो इसके एग्जाम्पल में बताया था आपने सीधा साधा मनुष्य या हमारे आसपास पाए जाने वाले जितने भी बड़े जंतु हैं, जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, हाथी, ऊंट, बैल, बिल्ली, जितने भी होते हैं वो सारे ऑक्सी श्वसन वाले होते हैं, क्योंकि वो श्वसन की प्रक्रिया तभी करते हैं जब उनको ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। मतलब ऑक्सी श्वसन के लिए O2 का होना अनिवार्य है। बिना O2 या बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन या ऑक्सी श्वसन नहीं होगा, एरोबिक श्वसन नहीं होगा। अगर O2 एब्सेंस है तो वो क्या कहलाएगा, अनॉक्सी श्वसन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसका उदाहरण बताया था मैंने, यीस्ट, बैक्टीरिया, इनके अंदर इस प्रकार की श्वसन की प्रक्रिया पाई जाती है, जिनके अंदर ऑक्सीजन के होना या ऑक्सीजन की एब्सेंस रहना में ये श्वसन पाया जाता है। लेकिन हमारे अंदर जो होता है उसमें क्या होता है, ग्लूकोज का विखंडन होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है ना, CO2 बनता है, जल बनता है और ऊर्जा मिलती है। यही पूरी प्रक्रिया आपको 10 बार मैंने 4 बार 5 लिख के बता दी है कि ये आपकी क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रक्रिया है, एरोबिक रेस्पिरेशन की रिएक्शन है, जिसे आप ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं। क्योंकि यहाँ ग्लूकोज जो है, ये ग्लूकोज ये ऑक्सीजन की अभिक्रिया में ऑक्सीकरण द्वारा ये टूट रहा है, ऑक्सीजन के द्वारा ये अभिक्रिया पूर्ण हो रही है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सी श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन। अनॉक्सी श्वसन में क्या होता है, यही ग्लूकोज आपके टूटता है तो एथिल अल्कोहल या एथेनॉल बनता है। ठीक है, और ऊर्जा की प्राप्ति तो होती है, क्योंकि वो मच्छर वगैरह जो भी है, यीस्ट, बैक्टीरिया वगैरह, वो भी क्रियाकलाप करते हैं, तो ऊर्जा तो उनको भी मिल रही है, लेकिन कम ऊर्जा, कम मात्रा में, बहुत लेस मात्रा में। और यहाँ एक अधिक मात्रा में या अच्छे अमाउंट के रूप में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी आपके, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन है नहीं, तो अनॉक्सी, आंतरिक श्वसन के अंदर अनॉक्सी, ठीक है, अनॉक्सी श्वसन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ तक अपनी चर्चा हो चुकी थी। उसके अंतर्गत अपन आपके क्रियाविधि की बात कर रहे थे। क्रियाविधि में भी क्या डायग्राम की बात कर रहे थे। तो अब अपन ऑक्सी और अनॉक्सी पढ़ लिया। अब अपन पढ़ते हैं मानव श्वसन अंग और श्वसन के बारे में, प्रक्रिया के बारे में, विधि के बारे में, अंगों के बारे में, उसके चित्र के बारे में, कैसा होता है ना। तो मानव श्वसन की प्रक्रिया और अंग के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। यहाँ तक अपने पहली क्लास में हो चुका था, तो अपन ने रिवाइज कर लिया थोड़ा बहुत। लेकिन अब अपन क्या कर रहे हैं, मानव श्वसन पथ पढ़ रहे हैं कि श्वसन का जो पथ है, मार्ग है, वे है, रास्ता है, वो कैसा है और कौन कौन उस रास्ते के बीच में आते हैं। तो मार्ग आप पहले लिख लें या देख लें कि श्वसन का मार्ग कौन सा है, मानव श्वसन अंग कौन कौन से हैं। ठीक है, मानव श्वसन तंत्र। रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा अपना और कौन कौन से अंग उसके बीच बीच में आते हैं। तो अपन जानते हैं कि हमारा श्वसन लेने का जो तरीका होता है, वो श्वसन तरीका कैसे, ये बाह्य नासा चित्र, ठीक है, नासा द्वार, नासा मार्ग, नासा गुहा, कंठ ग्रसनी, वायु मार्ग, है ना, श्वास नली, श्वसनिका,
है ना, श्वसनिका से होता हुआ आपके कहाँ जाएगा, फेफड़ों तक। तो फेफड़ों में जाने के बाद क्या होता है, उसके अंदर भी कुपिकाएं हैं, क्या वायु कुपिकाएं, वो फूलेगी तो फेफड़े आपके फूलेंगे, यानी लंग्स फूलेंगे। लंग्स फूलेंगे, लंग्स के नीचे एक ऑर्गन और होता है, अंग और होता है, जिसे आप बोलते हैं डायफ्राम, तनपुट। क्या बोलते हैं, डायफ्राम या तनपुट। तो वो जब लंग्स फैलता है तो डायफ्राम सिकुड़ता है, डायफ्राम जब फैलता है तो लंग्स सिकुड़ता है। तो आप जानते हैं कि जब हम प्रक्रियाएं करते रहते हैं, क्योंकि श्वसन की क्रिया क्या, अनवरत चलने वाली है, रेगुलर चलने वाली, लाइफ टाइम तक चलने वाली, जब तक जिंदा है श्वसन चलता रहेगा, है ना। तो श्वसन एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। सबसे अच्छा लाइन क्या है, श्वसन एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है जो मनुष्यों में या सभी जीवधारियों में अनवरत रूप से चलती रहती है। और उस सिस्टम के अंदर क्या आता है, मैं लिख रहा हूं, एक तो नासा द्वार, नासा गुहा, क्या क्या देखो, नासा द्वार, नासा गुहा, फिर नासा ग्रसनी, है ना। नासा ग्रसनी तक आ गया देखो, पूरा ग्रसनी के अंदर से, नासा ग्रसनी मतलब जो नासा मार्ग से होता हो अंदर की तरफ ग्रसनी खुलेगी, वो नासा ग्रसनी होगी। फिर कंठ ग्रसनी, कंठ ग्रसनी मतलब क्या, लैरिंगोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स, ग्रसनी मतलब फेरिंग्स, कंठ मतलब लैरिंग्स, तो लैरिंगोफेरिंग्स, है ना। फिर कंठ ग्रसनी, इस तरह से आपका नासा मार्ग बता दिया। फिर कंठ ग्रसनी, गांठी, कंठ ग्रसनी हो गया। कंठ ग्रसनी का है गांठी टक्कन हो जाएगा। फिर श्वास नली, है ना। श्वास नली के बाद में श्वसनी, है ना। फिर श्वसनी बाद श्वसनिका है, या वायु कुपिका वाहिनी लिख दो, वायु कुपिकाएं वाहिनी। उसके बाद वायु कुपिका वाहिनी के बाद क्या आ जाएगा, वायु कुपिका कोश, और वायु कुपिकाएं। ठीक है, कैसे हो गया देखो, नासा द्वार, नासा गुहा, नासा ग्रसनी, फिर ये ऊपर कर दो गांठी ढक्कन, फिर कंठ ग्रसनी। ठीक है, ये पूरा आपका मार्ग हो गया ना। मार्ग कैसे बना देखो, नासा द्वार, ये आपके नासा द्वार तो दो हैं, एक जोड़ी। फिर नासा गुहा अंदर गई, नासा ग्रसनी जो आपके कंठ से मिलती है, फिर गांठी ढक्कन जो एपिग्लोटिस और ग्लोटिस वाला भाग, फिर कंठ ग्रसनी यहाँ वाला भाग, फिर यही आपकी श्वास नली है, पूरी श्वास नली और भोजन नली देखा होगा साथ में जुड़ती है। फिर श्वसनी जहाँ से आपके मार्ग बनते हैं, फिर वहाँ अंदर वायु कुपिका वाहिनी जहाँ से अलग अलग छोटी वाहिनियाँ मिलकर आपके वायु को अंदर ले जाती हैं, और वो वायु कहाँ जाती है, वायु कुपिका कोश, और कोश से वायु कुपिका में। और ये वायु कुपिकाएँ क्या हैं, आपके फेफड़ों का भाग, फेफड़े या फेफड़ों का भाग। क्योंकि इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है आपको बताने के लायक, कि श्वसन का सबसे प्रमुख, नोट करिएगा, श्वसन का सबसे प्रमुख अंग फेफड़े हैं। कौन सा है, फेफड़े हैं, जो आपके वक्ष गुहा के अंदर पसलियों के माध्यम से सुरक्षित रहते हैं। क्योंकि आपके रिब केज जो है, ये पसलियाँ जो हैं, ये आपके उन फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करने का काम करती हैं, और वो फेफड़े आपके निरंतर अनवरत रूप से कार्य करते रहते हैं, ऑक्सीजन को ले लेते रहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते रहते हैं।
तो ये एक मार्ग हो गया आपके जहाँ से वायु गुजरती है और फेफड़ों के अंदर वायु कुपिका या वायु कोश के अंदर, जिनको बोलते हैं एल्वियोलाई, बलून लाइक स्ट्रक्चर है। वायु कुपिका बलून लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है? बलून लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, बलून लाइक स्ट्रक्चर क्या होते हैं? बलून की तरफ फूलते हैं, स्वेल अप स्वेल डाउन, स्वेल अप स्वेल डाउन, स्वेल अप स्वेल डाउन, इस तरह से फूलते रहते हैं और सिकुड़ते रहते हैं, फूलते रहते हैं और सिकुड़ते रहते हैं। और ये असंख्य होते हैं, अरबों की संख्या में एल्वुलाई पाए जाते हैं आपके फेफड़ों के अंदर, लंग्स के अंदर, और उनमें ही हवा भरती है, वहीं उसमें ही ऑक्सीजन भरती है। तो वही स्वेल अप होके आपके उस पूरे लंग्स को फैलाने का काम करते हैं, जिससे आपकी क्या होती है, पूरी ये वक्स गुहा फैल के बाहर आती है। जैसे ही आप ऑक्सीजन लेते हैं, देखो फूल जाता है, फिर जैसे ही रिलीज करते हैं आपका वक्स गुहा का आयतन भी कम हो जाता है। तो इस तरह से ये सारी प्रक्रिया क्या है, एक तंत्र के रूप में, एक सिस्टम के रूप में, अंग के रूप में लगी हुई है। अब मैं आपको थोड़ा चित्र बना के समझा दूं। ये आपके पाथ हो गया है ना। अब आपको मैं इसके अंदर इसका चित्र बना के समझा देता हूँ कैसे चित्र बनता है। पूरा उतार लें आप एक बार, चित्र कैसा बनता है इसका मैं आपको समझा देता हूँ। चलिए, चलो अब मैं आपको इसका चित्र बता दूं, चित्र कैसा बनता है। और जो आपका ये कंठ ग्रसनी है या कंठ है, ये कई सारी अस्थियों से मिलके बना होता है, ताकि इन्हीं अस्थियों की वजह से हमारा जो गला है वो स्थिर बना रहता है ना। ये कपड़ों की तरह सिमट सकता है अगर इसमें अस्थियाँ नहीं होती। तो अवटु अस्थि, परावटु अस्थि, कोरड अस्थि, ऐसी कई सारी अस्थियाँ इस कंठ ग्रसनी के अंदर है, कंठ के अंदर पाई जाती है। और जो हमारा नासा मार्ग है उसके अंदर भी कुछ अस्थियाँ पाई जाती है, जैसे नेसल हो गया, नेसल अस्थि हो गई, या फिर आपके कौन सी अस्थि होगी, प्री मैक्सिला, मैक्सिला एथोडोन अस्थि का बनता है। नासा मार्ग है, एक नोट कर दो आप पॉइंट, जो आपका नासा मार्ग है, कौन सा मार्ग, नासा मार्ग, ये कुछ अस्थियों से मिलकर बना होता है। इसमें अस्थियाँ जो प्रमुख है वो है नेजल, प्री मैक्सिला, मैक्सिला एवं एथेनॉइड। अस्थियों से मतलब कौन कौन से कार्टिलेज होते हैं, ये अस्थियों से मिलकर बना होता है। क्या लिखा मैंने, जो आपका नासा मार्ग है ना, जो नासाल कैविटी है आपकी, जो नाक के अंदर से आपकी श्वास जो अंदर जा रही है और उसका जो पथ बन रहा है, पाथ बन रहा है, उस पाथ के अंदर कौन कौन सी आपकी अस्थियाँ पाई जाती, कौन कौन सी आपकी बोन्स पाई जाएगी, कौन से आपके कार्टिलेज पाए जाएंगे, उनके बारे में लिख दिया। नेजल, प्री मैक्सिला, मैक्सिला और एथेनॉइड, ये आपके क्या हैं, कार्टिलेज हैं जो आपके इस नासाल कैविटी के अंदर पाए जाएंगे। तो ये आपका कौन सा हो गया, एक मार्ग हो गया। फिर इसके आगे अपन थोड़ा सा चित्र बना लें इसका, कि जो चित्र बनेगा वो कैसा बनेगा, पूरा इस कैविटी का और इस सिस्टम का, जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका कैसा बनता है। तो आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो पूरा 12 सेंटीमीटर लंबा है। कितना है, 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। कहाँ से, आपके कंठ ग्रसनी से लेकर वक्ष गुहा तक, ये पूरा जो सिस्टम बना हुआ है ये आपका 12 सेंटीमीटर लंबा सिस्टम है। इसके अंदर क्या है, इस तरह से आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। और इसके अंदर क्या, पतली पतली श्वसनियाँ हैं, है ना। इस श्वसनियों के साथ क्या लगे हुए हैं, एल्वुलाई, बहुत सारे बलून लाइक स्ट्रक्चर जुड़े हुए हैं ना। इस तरह से
ये जो छोटे छोटे कोष हैं इनको वायु कोष बोलते हैं, इन्हीं में आपकी ऑक्सीजन भरती है और इनके भरने से ये क्या होता है, आपका जो लंग्स का भाग है वो स्वेलअप होता है ना। इस तरह से पूरा ये भाग बना हुआ है। तो ये छोटी छोटी कुपिकाएं होगी, ये कुपिकाएं हैं, ये आपके श्वास नली है, ये आपके वायुकंठ है, लैरिंग्स, ठीक है, ये आपके लंग्स है, फेफड़े हैं, ये आपका डायफ्राम हो गया जिसे आप तनपुट बोलते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ और ध्यान रखनी, एग्जाम के अंदर आपको लेवल डायग्राम बनाना है, और ये क्या है, बीच बीच में जो कर रखे हैं ये वलय है, सी आकार के वलय है ना, क्या है, सी आकार के वलय हैं। ये आपको इस अवस्था में बनाए रखने के लिए, मतलब प्रोटेक्शन का काम करते हैं, ताकि ये जो आपका मांसल भाग है ना, ये मांसल भाग आपके कपड़ों की तरह सिमट नहीं जाए, ये कार्टिलेज की तरह आपके उस भाग को आपकी इस एक रेखा के रूप में बनाए रखते हैं, एक जॉइंट्स के रूप में जोड़े रखते हैं, ताकि क्या ये अपनी अवस्था में बना रहे। तो ये वलय इसको एक सहारा प्रदान करने का काम करते हैं, और यहाँ से वायु आपके इन मार्गों से होती हुई इस वायु कोश में प्रवेश कर जाती है। तो इस तरह से आपको डायग्राम ड्रॉ करना है और उस तरह से मार्ग को लिखना है। अब इसकी जब भी अपनी अगली क्लास होगी उसके अंदर अपन क्या देखेंगे कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उस सिस्टम के अंतर्गत अपन क्या कर रहे हैं कि जो आपका तंत्र है उसकी क्रियाविधि कैसे होती है, कैसे आप श्वास लेते हैं, कैसे आपकी श्वास अंदर जाती है, उस दो क्रियाविधि हैं, दो प्रकार की, निःश्वसन और उच्छ्वसन, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा हमने ब्रेन के बारे में पढ़ लिया था, कम्प्लीटली ह्यूमन नर्वस सिस्टम हमने जैसे स्टार्ट किया था, उसमें सीएनएस का पहला पार्ट जो ब्रेन था वो कंप्लीट कर लिया था। आई होप यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स, ठीक है, और आपने क्लियरली उसको समझा भी होगा और समझ में भी आपको आया होगा, और कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कंसर्न कर सकते हो। आज हम सीएनएस का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, यानी जो हमारा सीएनएस था उसमें हमने दो पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया था, एक तो ब्रेन और दूसरा था उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड। तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड होता क्या है और कहाँ पे प्रेजेंट होता है। जैसे अपनी बैकबोन होती है वर्टिब्रल कॉलम, उसी के अंदर प्रेजेंट होती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड होता है। हम आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो मेल के अंदर कितनी लेंथ होती है इसकी, मतलब इट इज अबाउट 45 सेंटीमीटर लॉन्ग इन मेल। मेल के अंदर ये कितना होता है 45 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। ये मेल के लिए साइन है। इसके बाद फीमेल जो होती है उसके अंदर स्लाइटली क्या होता है, स्मॉलर होता है, ठीक है। तो इट इज अबाउट 43 सेंटीमीटर इन फीमेल। फीमेल के अंदर कितना होता है 43 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये फीमेल के अंदर होता है 43 सेंटीमीटर और मेल के अंदर इसकी लेंथ होती है 45 सेंटीमीटर। इसका जो वेट होता है अप्रोक्स वेट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, इसका जो अप्रोक्स वेट होता है वो होता है 35 ग्राम्स। 35 ग्राम्स मतलब इतना ही कम वेट होता है, इसके बाद भी आपकी पूरी बॉडी को क्या करता है, इजीली कंट्रोल कर लेता है। इसलिए ध्यान रखना 35 ग्राम बॉडी के लिए क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। तो इसका जो वेट होता है वो कितना होता है 35 ग्राम होता है, मेल हो या फीमेल, अप्रोक्स वेट है ये, ठीक है। ये क्या है, अप्रोक्सीमेट वेट है 35 ग्राम्स। और मेल के अंदर इसकी लेंथ होती है 45 सेंटीमीटर और फीमेल के अंदर होती है 43 सेंटीमीटर। ये भी ध्यान रखना, पीछे यूनिट कौन सी लगी हुई है, सेंटीमीटर, ठीक है। तो 45 और 43 सेंटीमीटर और इसका वेट अप्रोक्स होता है कितना 35 ग्राम्स, ठीक है। इसकी लोकेशन ये कहां पे लोकेटेड होता है, ठीक है। तो आपके बैकबोन के अंदर होता है, तो इसको हम कह सकते हैं इट रन्स थ्रू वर्टिब्रल और न्यूरल कैनाल। यानी ये क्या होता है, वर्टिब्रल और न्यूरल कैनाल। वर्टिब्रल कैनाल को ही न्यूरल कैनाल भी कहा जाता है, ये ध्यान होना चाहिए आपको, ठीक है। और आपकी जो बैकबोन होती है, बैकबोन यानी ये समझ लो आपकी बैकबोन है, इसी के अंदर से
यानी ये जो होल लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, उसी को कहते हैं हम न्यूरल कैनाल या वर्टिब्रल कैनाल। इसी के अंदर से आपकी न्यूरॉन्स जाती है, जिन न्यूरॉन्स को क्या कहा जाता है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो लोकेशन क्या हो जाएगी, इट रन्स थ्रू वर्टिब्रल और न्यूरल कैनाल, ये इसकी लोकेशन हो जाएगी। तो आपको बताना चाहिए इसकी लेंथ होती है 45 सेंटीमीटर, फीमेल के अंदर 43 सेंटीमीटर, इसका वेट होता है अप्रोक्स 35 ग्राम्स और इसकी लोकेशन होती है इट रन्स थ्रू वर्टिब्रल और न्यूरल कैनाल। ये तो इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन थी। इसके आगे हम पढ़ेंगे वर्टिब्रल जो कॉलम होती है वो आपके 31 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइडेड होती है और ये प्रोटेक्शन इसको कहां से मिलता है, तो मेन पॉइंट हो जाता है आपका प्रोटेक्शन या प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम, जो आपकी बैकबोन होती है वर्टिब्रल कॉलम, प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम एंड मेनिंजेस, जिसके बारे में हमने ब्रेन को जब स्टार्ट किया था उसी में हमने पढ़ लिया था कि मेनिंजेस क्या होती है, वही मेनिंजेस इसी को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसमें एक्स्ट्रा चीज क्या होती है, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम एंड मेनिंजेस, यानी मेम्ब्रेन से क्या होती है, ये प्रोटेक्टेड होती है। अब इन मेनिंजेस की बात करें हम, तो जैसे ब्रेन के अंदर हमने पढ़ा था ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड मैटर, पाया मैटर, लेकिन इसके अंदर कुछ चीज एक्स्ट्रा होती है वो आपको पता होनी चाहिए। तो मैं आपको डायग्राम से ड्रॉ करके बताऊंगा तो आप इजीली इसको समझ जाएंगे कौन सी चीज इसके अंदर एक्स्ट्रा होती है। जैसे हम मेनिंजेस की बात करें, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो मेनिंजेस होती है वो कैसे होती है अरेंज, तो आप समझ लेना हम आउटसाइड बना रहे हैं। तो ये आउटसाइड जो सबसे पहली लेयर होती है इसको हमने कहा था ड्यूरा मैटर, इसको क्या कहा था हमने, ड्यूरा मैटर। तो ये फर्स्ट वाली जो लेयर हो जाएगी आपकी वो कौन सी है, ड्यूरा मैटर। इसके बाद जो सेकंड लेयर आती है, जो सेकंड लेयर इससे जस्ट बिलो जो लेयर होती है वो कौन सी थी, अरेक्नोइड मैटर। इनके बीच में स्पेस होता है तो ये हो जाएगी आपकी अरेक्नोइड मैटर, ये हो जाएगी आपकी अरेक्नोइड मैटर। इसके बाद जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसको कहते हैं हम पाया मैटर। इनर मोस्ट लेयर होती है इसके अंदर वो कौन सी होती है, पाया मैटर। ये मेनिंजेस है आपके, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया है, लेकिन आपको इसके अंदर स्लाइटली चेंज होता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, वो पता होना जरूरी है। तो ये हो जाएगी आपकी इनर मोस्ट लेयर जिसको कहते हैं हम पाया मैटर। ये वर्टिब्रल कॉलम के बाद स्टार्ट होती है। इसके बाद इसके अंदर जो आएगा, मतलब जो टिश्यू इससे अटैच रहेगा वो कौन सा रहेगा आपका, स्पाइनल कॉर्ड, यानी यहां से स्टार्ट हो जाएगी आपकी स्पाइनल कॉर्ड, ये हो जाएगी आपकी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और ये जो जस्ट अबोव वाला पार्ट है, यानी यहां पे बोनी पार्ट रहता है और वो बोनी पार्ट आपका क्या कहलाता है, वर्टिब्रल कॉलम। तो ये जो आउटसाइड वाला इसका पार्ट है, यानी जहां से मेनिंजेस स्टार्ट हो रही है, वो जो आउटसाइड वाला पार्ट है वो आपका क्या कहलाएगा, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, वर्टिब्रल कॉलम। तो हमने स्पेस के बारे में भी पढ़ा था, यहाँ पे जो स्पेस होता है अरेक्नोइड और पाया मैटर के बीच में जो स्पेस होता है इसको हमने कहा था सब एरेक्नोइड स्पेस, सब एरेक्नोइड स्पेस। इसके बारे में आप जानते हो, पहले हमने पढ़ लिया है ये। इसके बाद ये जो ड्यूरा मैटर और अरेक्नोइड मैटर के बीच में वाला जो स्पेस होता है इसको कहते हैं हम सब ड्यूरल स्पेस, सब ड्यूरल स्पेस। तो फिर नया क्या है, फिर इसके अंदर नया क्या है, तो जो आपकी वर्टिब्रल कॉलम होती है और जो आपका ड्यूरा मैटर होता है उसके बीच में जो स्पेस होता है यहां वाला, इसको कहते हैं हम एपीड्यूरल स्पेस, एपीड्यूरल स्पेस। ये इसके अंदर नया हो जाता है, जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही होता है, ब्रेन के अंदर ये वाली चीज होती नहीं है। तो ये ध्यान रखना, वर्टिब्रल कॉलम और आपका जो ड्यूरा मैटर है उनके बीच में जो स्पेस होता है उसको कहते हैं एपीड्यूरल स्पेस। और ये जो एपीड्यूरल स्पेस होता है ये फिल्ड होता है विद एडिपोस टिश्यू। तो एपीड्यूरल स्पेस इज फिल्ड विद एडिपोस टिश्यू, जिसकी वजह से कुशन लाइक फील होता है और ये क्या करता है, बहुत ज्यादा हाईली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ताकि आपकी स्पाइनल कॉर्ड किसी भी आउटर शॉक की वजह से डैमेज ना हो। तो एपीड्यूरल स्पेस जो होता है वो क्या होता है, फिल्ड विथ एडिपोज टिश्यू। ये इसके अंदर नया है, फिल्ड विथ एडिपोज टिश्यू। ये एडिपोज टिश्यू से क्या होते हैं, भरे हुए रहते हैं, जिसकी वजह से ये स्पाइनल कॉर्ड को बहुत ज्यादा ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये ब्रेन के अंदर स्पेस नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए। ये इसके अंदर क्या हो जाएगा, नया हो जाएगा पॉइंट।
तो ये हो गया आपके वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। मेनिंजेस जिसके अंदर कुछ नया था वो मैंने आपको बता दिया। एपिड्यूरल स्पेस, बाकी सारी चीजें एक जैसी है। इनके अंदर सीएसएफ भी होगा, यहाँ पे सीएसएफ भी प्रेजेंट होगा। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड नहीं होता, इसके अंदर भी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होगा। वैसा ही होगा जैसा ब्रेन के अंदर हमने पढ़ा, सिर्फ नया क्या हो जाएगा, इसके अंदर एक स्पेस ज्यादा होता है, यानी एपिड्यूरल स्पेस जो वर्टिब्रल कॉलम और आपके ड्यूरामेटर के बीच में पाया जाता है। इस स्पेस के अंदर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, एडिपोज टिश्यू, यानी फिल्ड विद एडिपोज टिश्यू। ये हो गया आपके स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो 31 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइडेड होती है आपके, यानी उसके अंदर 31 सेगमेंट्स होते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। ये हमने मेनिंजेस के बारे में पढ़ा था। अब बात करते हैं हम स्पाइनल कॉर्ड की। तो ह्यूमन बीइंग की जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो 31 सेगमेंट्स के अंदर क्या होती है, डिवाइडेड होती है। तो स्पाइनल कॉर्ड ऑफ ह्यूमन इज डिवाइडेड इनटू 31 सेगमेंट्स। स्पाइनल कॉर्ड इज डिवाइडेड इनटू 31 सेगमेंट्स। कितने सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड होती है, 31 सेगमेंट्स। ये 31 सेगमेंट्स के अंदर क्या होती है, डिवाइड होती है, यानी इसके अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, 31 पार्ट्स होते हैं। और 31 आपको इजीली याद हो जाएंगे, वो याद भी करने पड़ते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो सीधी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता, पूरा न्यूरॉन्स बनी हुई रहती है, और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता। कुछ पार्ट इसके क्या होते हैं, स्वेल होते हैं, मतलब फुले हुए रहते हैं। उन पार्ट्स को क्या कहते हैं, कहां से स्टार्ट होती है, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो जो 31 सेगमेंट्स है इसको याद रखना है, तो उसके लिए एक स्पेशल फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला है C8 TH12 L5 S5 और CO1। अब ये क्या है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि C8, C को हम कहते हैं यहां पे सर्वाइकल, ठीक है। ये जो TH लिखा हुआ इस पार्ट को कहते हैं थोरेसिक, इसको कहा जाता है थोरेसिक, ठीक है। ये जो L वाला पार्ट है आपके, इसको कहते हैं लंबर रीजन, ये आपके बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसको कहते हैं लंबर रीजन। ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं सैक्रल या सैक्रल रीजन। और ये जो अंतिम पार्ट होता है यानी फाइनलाइज जो पार्ट होता है उसको कहते हैं कॉक्सियल, इसको कहा जाता है कॉक्सियल। इसको क्या कहते हैं, कॉक्सियल, यानी ये टेल वाला पार्ट होता है। यानी एक समय में हमारे पास भी पूछ थी, तो वो जो टेल वाला पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, कॉक्सियल कहा जाता है। अब तो डेवलप नहीं होती है, लेकिन वो अंदर पार्ट प्रेजेंट है, जैसे आपके अपेंडिक्स प्रेजेंट है वैसे वैसे ही लास्ट वाला जो पार्ट होता है उसको कहते हैं हम कॉक्सियल, ठीक है। तो ये सी वाला जो पार्ट होता है इसको कहते हैं सर्वाइकल, और ये सर्वाइकल वाला पार्ट होता क्या है, इसको कहते हैं हम नेक रीजन। अपनी जो पूरी गर्दन वाला पार्ट है, इस नेक रीजन को साइंस की लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, सर्वाइकल रीजन। मतलब आपकी जो नेक बनी हुई है इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, सर्वाइकल। आपका जो थोरेसिक रीजन होता है वो होता है चेस्ट पार्ट, चेस्ट पार्ट। मतलब आपका जो चेस्ट वाला पार्ट है पूरा वो किसके अंदर आएगा, थोरेसिक के अंदर। आपका जो लंबर पार्ट होता है वो क्या होता है, अबोव एब्डोमेन, अबोव एब्डोमेन, पेट के ऊपर वाला पार्ट, अबोव एब्डोमेन। मतलब स्टमक के अबोव वाला पार्ट क्या कहलाता है, आपका लंबर रीजन। आपका जो सैक्रल पार्ट होता है वो क्या होता है, बिलो एब्डोमेन। ये वाला पार्ट हो जाएगा आपके बिलो एब्डोमेन, यानी स्टमक के नीचे वाला पार्ट। और कॉक्सियल पार्ट होता है वो होता है टेल रीजन कह सकते हैं इसको, या फिर सीधे याद रख देना आपको कॉक्सियल पार्ट इसके लास्ट में आएगा, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए जो सर्वाइकल पार्ट होता है वो कौन सा होता है, आपका नेक रीजन। थोरेसिक पार्ट जो होता है वो आपका क्या होता है, चेस्ट रीजन। इसके बाद जो लंबर होता है वो क्या होता है, अबोव एब्डोमेन। सैक्रल वाला पार्ट जो होता है उसको क्या कहते हैं, बिलो एब्डोमेन वाला जो पोर्शन होगा वो क्या होगा, आपका सैक्रल रीजन। और लास्ट वाला जो फाइनल पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, कॉक्सियल। और हमने देखा कि यहाँ पे हमने फॉर्मूले के अंदर कुछ वैल्यू पुट की, यानी C8 TH12 L5 S5 और CO1। और हमने कहा था स्पाइनल कॉर्ड इज डिवाइडेड इनटू 31 सेगमेंट्स। तो आप देख लीजिए काउंट करके, 8 12 5 5 एंड 1, ये कितना हो जाएगा, 5 एंड 5 10 11 11 एंड 2 13 13 और 8 21 2 1 एंड 2 3 31 सेगमेंट्स हो गए आपके, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो 31 सेगमेंट्स को याद करना यूं नहीं है कि 31 पार्ट्स आपको अलग अलग याद करने होंगे, इजीली आपको याद हो जाते हैं। इस फॉर्मूले को आपको याद कैसे करना है, C8
TH12, L5, S5CO1 और इसके पार्ट्स के नाम भी आपको पता होना चाहिए, कौन सा सर्वाइकल है, कौन सा थोरेसिक है, कौन सा लंबर है, कौन सा सैक्रल है और कौन सा कोक्सियल पार्ट है। ठीक है, और इसके बाद जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बेसिक स्ट्रक्चर। अपन सेक्शन की बात नहीं करते और बेसिक स्ट्रक्चर को देखे, बेसिक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना हुआ रहता है और आपको बेसिक स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए। जैसे ये आगे से स्टार्ट होती है तो वहां पे स्वेल होती है, फिर बाद में ये क्या होती है, स्ट्रेट होती है, और स्ट्रेट होने के बाद जो फिर फाइनलाइज पार्ट होता है वो फिर से क्या होता है, स्वेल होता है। तो इस स्वेल वाले पार्ट को कहते हैं सर्वाइकल स्वेलिंग, यानी ये C1 पार्ट होगा जहां से ये स्टार्ट हो रही है, जो हमने कहा था C8 उसका फर्स्ट पार्ट यानी C1, जिसको हम कहते हैं सर्वाइकल स्वेलिंग, क्योंकि फूला हुआ पार्ट है तो इसको कहेंगे सर्वाइकल स्वेलिंग। इसके बाद जो लास्ट वाला पार्ट है जो स्वेल्ड है इसको कहते हैं हम L1, जहां पे ये खत्म हो रहा है यानी लंबर रीजन, और आपका जो कोक्सियल है उसके बीच में जो लंबर रीजन है और सैक्रल है, सैक्रल वाला भी फिर से स्टार्ट होगा नीचे, तो L1 जहां से स्टार्ट होता है उस वाले पार्ट को कहते हैं हम लंबर स्वेलिंग। यहां पे एंड नहीं हो रही है, ये भी ध्यान रखना, लंबर स्वेलिंग। ठीक है, तो ये हो गया सर्वाइकल स्वेलिंग, ये हो गया लंबर स्वेलिंग। फिर बाद में ये वाला पार्ट बीच में बच जाता है जो थोरेसिक के अंदर आ जाएगा, इसके बाद वाला आएगा सैक्रल हो जाएगा और फिर कोक्सियल आएगा। तो वो कैसे अरेंज होता है वो भी हम देखेंगे। तो आपके यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ वाला जो पार्ट है यहाँ पे बोनी पार्ट होता है और ये होती है वर्टिब्रल कॉलम। इसको बेसिक स्ट्रक्चर से हम समझ रहे हैं कि यहाँ पे ये हो जाएगी आपकी वर्टिब्रल कॉलम। तो वैसे वैसे यहाँ पे भी अरेंज है वर्टिब्रल कॉलम, पूरी अरेंज होती है चारों तरफ, और दो वर्टिब्रल जो वर्टिब्रा होती है दो, उनके बीच से क्या निकलती है, न्यूरॉन्स यानी नर्व अराइज होती है। वही अरेंजमेंट होता है किसका, आपके स्पाइनल कॉर्ड का। जैसे वहां से अराइज होंगे, यहां से इन दोनों के बीच में से निकलेगी, फिर यहां से, फिर यहां से भी, फिर यहां से, और सो ऑन, आगे भी ऐसे ही निकलती रहेगी। तो यहां पे भी क्या होती है, न्यूरॉन्स अराइज होती है और इन दो वर्टिब्रा के बीच में निकलती है और ये पैर में चलती है, 31 पैर। ठीक है, सेगमेंट जो पार्ट होता है वो क्या होते हैं, 31 पैर होते हैं, यानी इस तरफ भी 31, इसी का पार्ट इस तरफ भी निकलेगा तो वो भी 31 ही होंगे, यानी 31 पैर में होते हैं। तो ये डिवाइड होती है 31 सेगमेंट्स, और अपन कहते हैं कि स्पाइनल नर्व्स होती कितनी है, तो 31 पैर, ये ध्यान रखना है। फिर बाद में जो एंडिंग पार्ट है, यहां से पोर्शन जो होता है वो एंडिंग, यहां से एक पार्ट अराइज होता है जिसको कहते हैं फाइलम टर्मिनल, जिसको क्या कहा जाता है, फाइलम टर्मिनल, फाइलम टर्मिनल। और ये वाला जो पार्ट होता है ये नॉन नर्वस पार्ट होता है, यानी यहां से कोई न्यूरॉन्स अराइज होती नहीं है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको ध्यान रखना, क्योंकि पूछा जाता है कि स्पाइनल कॉर्ड में ऐसा कौन सा पार्ट होता है जहां, मतलब जो नॉन नर्वस होता है, मतलब जहां से न्यूरॉन्स अराइज होती नहीं है। तो ये पार्ट कौन सा होता है, नॉन नर्वस या नॉन न्यूरॉन्स पार्ट, नॉन नर्वस पार्ट। तो जो फाइलम टर्मिनल होता है आपका वो कैसा होता है, नॉन नर्वस होता है। इसके बाद तो फिर बाद में आगे वाली जो है यानी आपकी सैक्रल कोक्सियल, ये कहां से अराइज होती है, ये जो एंडिंग पार्ट होता है यहां पे, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉनस मेडुलरिस, जिसको कहा जाता है कॉनस मेडुलरिस, जिसको कॉनस मेडुलरिस कहा जाता है। यहीं से सारी न्यूरॉन्स क्या होती है, फर्दर डिवाइड होती है और आगे बढ़ती है। मतलब यहां से कोई भी न्यूरॉन्स स्टार्ट नहीं होगी, जो एंडिंग पार्ट है वहीं से सारी जो नर्व्स होती है वो क्या होती है, अराइज होती है। मतलब कैसा होगा, यहीं से एक न्यूरॉन्स यहाँ पे अराइज हुई, फिर यहाँ से फिर आगे वाली नेक्स्ट, फिर यहीं से वापस तीसरी, ऐसे कैसे अराइज होती रहेगी। मतलब इसी पार्ट से सारी न्यूरॉन्स अराइज होती है। ये वाला जो पार्ट है जिसको हमने क्या कहा, फाइलम टर्मिनल, यानी नॉन नर्वस पार्ट होता है, इससे कोई भी न्यूरॉन्स अराइज होती नहीं है, क्योंकि ये क्या है, नॉन नर्वस पार्ट है। तो यहीं से जो लास्ट वाला पार्ट है आपका कॉनस मेडुलरिस, वहीं से सारी न्यूरॉन्स जो बची हुई रहती है यानी सैक्रल और कोक्सियल, वो यहीं से अराइज हो जाती है। और जो ये स्ट्रक्चर बनता है वो टेल लाइक बनता है, यानी पोनीटेल, जैसे हॉर्स के अंदर टेल होती है उस लाइक स्ट्रक्चर बनता है। इसलिए इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। इसको कहते हैं कोडा इक्विना। ये वाला जो स्ट्रक्चर बना हुआ है मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे ये जो टेल लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है पूरा, इसको कहते हैं कोडा इक्विना, कोडा इक्विना। और इक्विना टर्म इज रेफरेंस, या इसको लिया जाता है किसके लिए, इसको हॉर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है इक्विना को, इसलिए इसको कोडा इक्विना कहते हैं। यानी हॉर्स की जो टेल होती है उस लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, इसलिए इसको कहते हैं कोडा इक्विना। तो जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है वो दिखती कुछ ऐसी है,
जिसमें ये वर्टिब्रल कॉलम हो जाएगा, इसके बाद मेनिंजेस आ जाएगी, फिर वहीं से नर्व्स अराइज होती है। तो आपकी जो दो वर्टिब्रा होती है उसी के बीच में से क्या निकलती है, एक न्यूरॉन निकलती है। मतलब एक पेयर न्यूरॉन यहाँ, मतलब एक न्यूरॉन यहाँ से निकलेगी, दूसरी न्यूरॉन यहाँ से निकलेगी, ये क्या हो जाएगी, वन पेयर ऑफ न्यूरॉन्स। ये वाला जो पार्ट होता है जो स्वेल्ड होता है ऊपर वाला, अब वो वाला जो पार्ट है आपका जो यहाँ पे स्वेल्ड पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, सर्वाइकल स्वेलिंग। और यहाँ पर जो स्वेल पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, लंबर स्वेलिंग। यानी C1 और L1 वाला पार्ट जो क्या होता है, स्लाइटली स्वेल्ड होता है, मतलब कंप्लीटली स्ट्रेट नहीं होती है। और इसके बाहर क्या होती है, पूरी वर्टिब्रल कॉलम होती है, और इसी के बीच में होती है आपकी मेनिंजेस, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। और कंप्लीटली कितनी होती है, 31 पेयर्स न्यूरॉन्स होते हैं। स्पाइनल न्यूरॉन्स कितनी होती है, तो 31 पेयर, ठीक है। और इसके सेगमेंट्स कितने होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के पूछे तो 31 सेगमेंट्स इसके अंदर होते हैं। और आपको ये नाम भी याद रखना है क्योंकि यहाँ पे जो एंडिंग पार्ट है इसको कहते हैं कॉनस मेडुलरिस। इसके बाद वाला जो एक स्ट्रेट लाइन अराइज होती है, इससे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं फाइलम टर्मिनली। जो नॉन नर्वस पार्ट होता है इससे कोई न्यूरॉन्स अराइज होती नहीं है। जो आपका कॉनस मेडुलरिस लास्ट वाला पार्ट है, वहीं से सारी न्यूरॉन्स फिर क्या होगी, एक साथ स्टार्ट होगी। मतलब यहां से निकलने वाली जो न्यूरॉन्स है आगे निकलेगी सैक्रल और कॉक्सियल, इन सबका ओरिजिन क्या होगा, कॉनस मेडुलरिस। और वहीं से सारी न्यूरॉन्स अराइज होती है, जिसकी वजह से एक स्ट्रक्चर बनता है जो कैसा दिखता है, पोनीटेल जैसा, या फिर हॉर्स की जो टेल होती है उसके जैसा दिखता है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, कोडा इक्विना कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। और फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं इसी चीज को। तो स्पाइनल कॉर्ड के बाद जो आपका आएगा इसका ट्रांसवर्स सेक्शन होगा स्पाइनल कॉर्ड का, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। आज मैंने कलर चौक भी इस्तेमाल किया ताकि आपको डायग्राम को आप इजीली क्या कर सको, डिफरेंशिएट कर सको। तो इसके बाद आएगा आपका ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। लास्ट जो क्लास थी हमारी उसमें वेक्टर का पार्ट 2 हमारा चल रहा था। नाउ दिस इज़ पार्ट 3। पार्ट 2 में जो था वेक्टर का जो एडिशन है वो हमने सीख लिया था। अब जो चीज़ है, अब वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर एडिशन। सदिशों के गुणधर्म। ओके, जो सबसे पहली चीज़, जो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी इसमें आती है वो कम्यूटेटिविटी। जिसको बोलते हैं क्रम विनिमयता। नॉर्मल नंबर्स के लिए तो हम ये प्रॉपर्टी जानते ही है, नॉर्मल जितने भी इंटीजर्स होते हैं उनके लिए अप्लाई होता है कम्यूटेटिविटी का लॉ। ये लॉ कहता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अब यहाँ पर सिंस हम वेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो वेक्टर्स में भी ये चीज़ होती है कि चाहे आप a प्लस बी का हो या फिर b प्लस ए का हो, दोनों ही इक्वल रहता है। ये होगी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी जो आती है वो होती है एसोसिएटिविटी। जिसको बोलते हैं साहचर्यता। एसोसिएटिविटी इससे पहले जो पढ़ते थे बिना वेक्टर्स के, उनके लिए a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। लाइक पहले अगर आप a प्लस बी को ऐड कर रहे हो फिर c को ऐड कर रहे हो, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू, मतलब यहाँ पर सीक्वेंस मैटर नहीं कर रहा है कि पहले किन दो चीज़ों को आप ऐड कर रहे हो। तो वेक्टर में भी ये चीज़ अप्लाई होती है कि a प्लस बी प्लस सी, कि पहले अगर आपने सम a प्लस बी किया है या फिर लास्ट के दो नंबर्स को सम किया है, ये दोनों ही इक्वल रहते हैं। तो यहाँ पर ये नंबर्स नहीं है और वेक्टर्स है। ठीक है, इस चीज़ को अब आप
ऐसे भी समझ सकते हैं, ये जो एसोसिएटिविटी का लॉ है ये क्या कर रहा है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो अगर देखा जाए इसको तो आप ऐसे भी शो करके क्योंकि आप एडिशन लॉ सीख चुके हैं, वेक्टर एडिशन लॉ, तो यहाँ से आप इस चीज़ को वेरीफाई भी कर सकते हो। कैसे? a प्लस बी प्लस सी। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ये वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। सबसे पहले a प्लस बी करेंगे, देन c वाला लेकर के आएंगे। तो फर्स्टली है a प्लस बी, तो पहले हम a प्लस बी बनाते हैं। मान लेते दिस इज वेक्टर a, दिस इज वेक्टर b, एंड नाउ दिस इज, ये क्या होना चाहिए, ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, तो ये वाला जो है रिवर्स ऑर्डर वाला, ये क्या होना चाहिए, a प्लस बी। आफ्टर दिस इसके बाद क्या है, प्लस c। तो यहाँ पर प्लस c है, तो यहाँ कोई वेक्टर ले लेते हैं, c वेक्टर ले लिया हमने। तो उसके अकॉर्डिंग आप जो स्केल से इसे बनाएंगे तो ये ज़्यादा परफेक्ट बनेगा। तो ये वाला जो रिजल्टेंट बनेगा a प्लस बी सी, रिवर्स ऑर्डर में जो है वो क्या बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, जो आया रिजल्टेंट। अब इसी चीज़ को अगर ऐसे किया जाए, पहले b प्लस सी बनाया जाए देन a बनाया जाए, तो पहले b प्लस सी कैसे बनेगा, दिस इज b, दिस इज c। तो यहाँ पर ये जो अगर यहाँ कोई वेक्टर अगर बनता है, तो ये क्या होना चाहिए, ये वाला जो वेक्टर बनेगा दैट इज b प्लस सी, b प्लस सी प्लस a। तो अभी इसके डायरेक्शन तो यही है, b प्लस सी प्लस a। तो a इज दिस, b प्लस सी इज दिस, तो a प्लस b प्लस सी। तो इसका रिजल्टेंट क्या बनना चाहिए, दिस रिजल्टेंट यही बन रहा है, a प्लस बी प्लस सी। तो दोनों ही केस में सेम रिजल्ट हमको मिलेगा। तो इसीलिए ये जो एसोसिएटिव लॉ इस वेक्टर में भी फॉलो किया जाता है। क्लियर है ये? और इसके बाद जो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी के बाद जो आती है वो आती है आपके पास आइडेंटिटी, थर्ड। अब यहाँ पर जब आइडेंटिटी कहा जाता है तो यहाँ पर सिर्फ एडिटिव आइडेंटिटी की बात की जाती है। अब जैसे आपका नॉर्मल नंबर्स में रहता है आइडेंटिटी वाला फैक्टर कि ऐसा नंबर जिसको उस नंबर में ऐड करने पर अगेन वी गेट द सेम नंबर, इट्स लाइक एन इमेज कि मिरर सामने रखा है और हमको हमारी इमेज मिल गई। तो वैसे ही है आइडेंटिटी भी कि उस नंबर को जैसे सम किया अगेन हमको सेम नंबर ही मिल गया। तो आइडेंटिटी जो यहाँ पर रहती है वेक्टर a है, इसमें क्या ऐड करें कि अगेन वेक्टर a मिले, तो इसके लिए यहाँ पर रहता है ज़ीरो वेक्टर जिसको हम नल वेक्टर भी कहते हैं। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो रहता है वो ज़ीरो रहता है। और इन जनरल ये जो ज़ीरो वेक्टर होता है आपका, वो वेक्टर होता है आपका जो भी ओरिजिन होता है उसका, या फिर अगर ओरिजिन भी हम नहीं कहते हैं तो जैसे हमने कह दिया वेक्टर ए, इसका मतलब ए से ए पर ही हम अगेन आ रहे हैं। तो जैसे पॉइंट है इस पर ही वापस आ रहे हैं, तो इसका वेक्टर क्या होगा, पॉइंट ए से बी के बीच में हो तो हम वेक्टर माने भी सही। ये यहाँ से यहीं पर फिनिश हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 0 0 लेके चलते हैं। ठीक है, a प्लस 0 इज इक्वल टू ए, दैट इज इक्वल टू 0 प्लस ए, क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो करता है। यहाँ पर 0 जो है आपका ज़ीरो वेक्टर है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो 0 होता है। ये तो हो गया आपका आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के बाद जो आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अब एडिशन तो हमको पता है कैसे करते हैं वेक्टर्स का, अब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कैसे करेंगे। तो जब भी सब्ट्रैक्शन करना होता है तो क्या करते हैं यहाँ पर, जैसे हमको करना है कोई वेक्टर ए में से वेक्टर बी को
माइनस करना है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, उस ए के अंदर बी को सब्ट्रैक्ट करना है तो बी का ही नेगेटिव ऐड कर दिया जाता है। बी का नेगेटिव इसमें ऐड कर देंगे। बी का नेगेटिव मतलब जो भी वेक्टर बी दे रखा होगा उसके लिए नेगेटिव वेक्टर निकालेंगे सारे टर्म्स का साइन चेंज करके। इसको अगर हम सम करेंगे तो वी विल गेट ए माइनस बी। तो यहाँ पर यही तरीका रहता है सब्ट्रैक्ट करने के लिए, जो भी वेक्टर गिवन है उसका नेगेटिव वेक्टर बनाओ देन ऐड इट। इसके बाद जो आता है दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर्स बाय अ स्केलर। किसी वेक्टर के अंदर मल्टीप्लाई करना है हमको कोई स्केलर क्वांटिटी। Multiplication of a vector by a scalar। किसी सदिश में किसी स्केलर क्वांटिटी यानी कि किसी अदिश राशि को मल्टीप्लाई करना। तो अब कैसे है, स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कोई स्केलर ले लेते हैं, मान लेते हैं लैम्बडा स्केलर लिया है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई किया हमने किसी वेक्टर ए में। अब उसका मैग्नीट्यूड हमको निकालना है, तो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू लैम्बडा बाहर निकल जाएगा और मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तब इसका मैग्नीट्यूड तो वही रहने वाला है क्योंकि इट इज़ एन स्केलर क्वांटिटी, इसलिए आपका ये चीज़ रहती है। अब वन मोर थिंग, हमने कहा लैम्बडा ए इज इक्वल टू, अब लैम्बडा का वैल्यू तो यही रहेगा, तो आपका ये लैम्बडा इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो कहने का मतलब जब भी ये चीज़ की जाती है, किसी वेक्टर के अंदर किसी स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया जाता है, लाइक 3, 4, 5, 6 एनी नंबर हमने उसमें मल्टीप्लाई किया है, या फिर कोई भी स्केलर क्वांटिटी, इट कुड बी एक्स वाई जेड कुछ भी, तो उस कंडीशन में, इसलिए यहाँ स्केलर वर्ड यूज़ किया है ना कि कोई कांस्टेंट, क्योंकि ऐसा होता तो यहाँ पर कांस्टेंट लिखा जाता और हम वहाँ पर सिर्फ नंबर्स इमेजिन करते कि एनी नंबर वहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ है। स्केलर कहाँ, दैट मीन्स डायरेक्शन वहाँ पर शो नहीं कर रखा है, सिर्फ इट कुड बी एक्स वाई जेड, कोई भी अल्फ़ाबेट या कोई भी नंबर, कुछ भी पॉसिबल, बट इट शुड बी स्केलर। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी कोई स्केलर उसमें मल्टीप्लाई किया जाता है तो एट द एंड जो रिजल्टेंट वेक्टर बन करके आता है वो उसका लैम्बडा टाइम होता है। अब लैम्बडा इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म कि लैम्बडा स्केलर अगर उसमें मल्टीप्लाई किया है तो आपका जो वेक्टर है वो ओरिजिनल वेक्टर का लैम्बडा टाइम हो जाएगा। इसके बाद जैसे कोई वेक्टर लिया मैंने यहाँ पर वेक्टर ए, दिस इज द थिंग, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको हाफ, जब भी हम उसके अंदर कोई नंबर या कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई किया मतलब उतना टाइम वो बन जाता है, उतना गुना वो वेक्टर बन जाता है ओरिजिनल का। जैसे ये ए है, अब मुझे चाहिए हाफ ए, इसी के अलॉन्ग ले रही हूँ मैं, हाफ ए चाहिए मुझे, दिस इज हाफ वेक्टर ए। नाउ डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं आएगा बट मैग्नीट्यूड में तो फर्क आएगा, तो वो जो ओरिजिनल है उसका लैम्बडा टाइम हो जाएगा। इफ आई से 2a, अगर मैं 2a कहती हूँ तो क्या बनेगा, डायरेक्शन आप इसी के अलॉन्ग रखेंगे, मे बी मेरा थोड़ा डिफरेंट जा सकता है क्योंकि मैं रफली ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। अब ये वाला जो होगा आपका अब ये इन लाइंस का मतलब क्या है, दिस इज 2 है, और अगर मुझे माइनस हाफ है चाहिए तो हाफ है ऊपर है तो उसी के अलॉन्ग नीचे जो होगा वो माइनस हाफ होना चाहिए, डायरेक्शन उसका अपोजिट, तो माइनस हाफ ए
नाउ माइनस का 2a चाहिए मुझे, तो माइनस का 2a। अब इन लाइनिंग्स का मतलब क्या है? इफ़ आई से दिस थिंग है, ये एक स्केल समझ सकते हैं, जैसे ग्राफ में रहता है ना, हम एक पैमाना मान लेते हैं कि हमारा 1 सेंटीमीटर इज़ 10 kg या 50 kg, बट उसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि उस 1 सेंटीमीटर जो है उसका वेट 20 kg या 10 kg है। इट जस्ट एन स्केल जिससे हम उसको मेज़र कर सके और आइडिया लगा सके कि वेरिएशन कितना है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। ये वेक्टर ए है, यहाँ पर मैंने ये हाफ किया, इसका मतलब दिस थिंग इज हाफ ए एंड दिस इज हाफ, हाफ हाफ 1 कंप्लीट हुआ तो ए हो गया, तो ये हाफ ए है तो इसकी इक्वल ये हो गया। अब 2a की बारी आई तो यहाँ पर a का ए उतना होना चाहिए, तो हाफ 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 1 अगेन एंड हाफ, तो ये 1.5 हो गया एंड दिस वुड कंप्लीट 2a। इसलिए यहाँ पर 3 लाइन्स ड्रॉ किए, 1 2 3 4, तो 4 हाफ मिल करके 2a कंप्लीट कर रहे हैं और ये डायरेक्शन को बता रहा है। अब इसके बाद एक और कंडीशन बनती है, इन केस लेट्स कंसीडर कि लैम्बडा इज इक्वल टू -a, लेट लैम्बडा इज इक्वल टू -1, तो उस कंडीशन में, या फिर अगर कभी ऐसा हो जाता है, इफ़ लैम्बडा इज इक्वल टू -1 देन लैम्बडा a इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, -a। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में आपके पास जो वेक्टर आएगा दैट वुड बी नेगेटिव वेक्टर, जिसको आप एडिटिव इन्वर्स भी कह सकते हैं। और एक और चीज़ हो सकती है, व्हेन योर लैम्बडा इज इक्वल टू 1 मैग्नीट्यूड ऑफ a, जब ये कंडीशन बनेगा तब आपका जो लैम्बडा a का वैल्यू आएगा वो क्या बनेगा, 1 मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू a, तो ये क्या बन जाएगा, a मैग्नीट्यूड ऑफ a, तो ये लैम्बडा a जो आपका बन जाएगा a मैग्नीट्यूड ऑफ a, जो कि वैल्यू होती है यूनिट वेक्टर की, यूनिट वेक्टर ऑफ a, तो लैम्बडा a इज द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द वेक्टर a। क्लियर है? तो ये हो गया आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन द वेक्टर। बाकी का जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड एग्जांपल्स आप सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।